महाकौशल महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 1300 महाद्वीपों में से एक है और यह कुछ खास नहीं है। महाकौशल महाद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति सप्त स्वर मंडप नामक एक संप्रदाय है। हालांकि इस सप्त स्वर मंडप की कुल ताकत श्वेत हिम महाद्वीप के श्वेत हिम संप्रदाय के लगभग समान ही प्रतीत होती है। महाकौशल नगर की स्थिति को समझने के बाद नीलिमा और माया ने नगर का एक और चक्कर लगाया और इलाके का मुआयना किया। आसपास के इलाके का मुआयना करने के बाद नीलिमा आखिरकार महाकौशल नगर के पूर्व में एक लगातार फैली पर्वत श्रृंखला में एक एकांत स्थान पर पहुंची। माया, अगर हम यहाँ एक स्थानिक स्थानांतरण व्यवस्था स्थापित करें तो कैसा रहेगा? नीलिमा ने माया से पूछा। हम मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। माया ने सहमति में सिर हिलाया। चलो पहले वापस चलते हैं, नीलिमा ने कहा। माया, इस बार तुम ही वान्या से स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना क्यों नहीं सीख लेती, ताकि वान्या को यहाँ तक का चक्कर न लगाना पड़े? ठीक है, मैं सीखने की कोशिश करूंगी, माया ने कुछ पल सोचकर कहा। माया स्वभाव से थोड़ी आलसी थी। मार्शल आर्ट्स के अभ्यास को छोड़कर, जिसमें वह काफी मेहनती थी, उसे किसी और चीज में खास दिलचस्पी नहीं थी। यह केवल उसकी बड़ी बहन गरिमा के दबाव के कारण था कि उसने बेमन से कुछ यंत्र व्यूह सीखे थे। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की जटिलता को देखकर वह घबरा गई थी और उसे सीखने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि नीलिमाया मंडप की महान योजना के लिए उसके पास जिद करके कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक नन्ही चिड़िया का सवाल है तो यह बताने की जरूरत ही नहीं है, वह इस मामले में माया से भी ज्यादा आलसी थी। गरिमा के दबाव में माया ने कम से कम यंत्र व्यूह का कुछ ज्ञान तो हासिल कर लिया था, लेकिन नन्ही चिड़िया ने तो कोशिश भी नहीं की थी। सबसे पहली बात, यंत्र व्यूह की जटिलता और रहस्य ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया था। सीखने की बात तो दूर की थी, उन चीजों को सीखना उसके लिए मौत के समान था। दूसरी बात, उसे लगा कि उन्हें सीखना बेकार है। वह चाहे जितना भी पढ़ ले, क्या वह यंत्र व्यूह की कला में विराट को पछाड़ सकती थी? जब विराट उसके साथ था तो यंत्र व्यूह से वह कौन सी समस्या हल नहीं कर सकता था? उसे उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं थी। इस मामले में उसे विराट पर निर्भर रहने की आदत हो गई थी, इसलिए यंत्र व्यूह में उसकी पकड़ माया से भी कमजोर थी। इसके बाद वे दोनों सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग से श्वेत हिम महाद्वीप लौट आईं और फिर श्वेत हिम महाद्वीप के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट गईं। वान्या को खोजने के बाद उन्होंने अपने आने का कारण बताया। माया दीदी, आप स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सीखना चाहती हैं? माया की बात सुनकर वान्या ने आश्चर्य से पूछा। माया कोई मेहनती छात्रा नहीं थी। उसकी बड़ी बहन गरिमा ने उसे यंत्र व्यूह की कला सीखने के लिए मजबूर किया था और उसने केवल इसलिए बेमन से कोशिश की थी क्योंकि वह मना नहीं कर सकती थी। लेकिन अब वह खुद स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सीखने के लिए कह रही थी, जो सचमुच आश्चर्यजनक था। सच कहूं तो इस मामले में वह माया और नन्ही चिड़िया जैसी ही थी। बस बात इतनी थी कि उसके पिता विराट ने उसे सीखने के लिए मजबूर किया था और हर बार उसे काम सौंपते थे। अगर वह उन्हें पूरा नहीं करती तो उसे सजा मिलती, यहां तक कि उसे कमरे में बंद कर दिया जाता और बाहर खेलने नहीं दिया जाता, जिसने उसे सीखने के लिए मजबूर कर दिया। यंत्र व्यूह में उसकी महारत उसकी मेहनत के कारण नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से उसके पिता विराट के दबाव और यंत्र व्यूह में उसकी असाधारण प्रतिभा के कारण इतनी ऊंचाई पर पहुंची थी। छोटी वान्या, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? वान्या की अजीब नजरों से असहज होकर माया ने थोड़ी चिढ़कर कहा। हे, कुछ नहीं, मुझे बस लग रहा है कि यह बहुत दुर्लभ है कि माया दीदी खुद से यंत्र व्यूह सीखना चाहती हैं। यह सुनकर वान्या मुस्कुरा दी। छोटी वान्या, बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सिखाओ। माया ने उसकी व्यंग्यात्मक बातों से चिढ़कर उसके सिर पर हल्का सा मारा। दरअसल वह अपनी बहन गरिमा से स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सीख सकती थी, लेकिन उसे डर था कि उसका यह असामान्य व्यवहार गरिमा का शक पैदा कर देगा। गरिमा उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसके लिए गरिमा को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। अगर गरिमा उससे पूछती कि वह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह क्यों सीख रही है तो वह क्या जवाब देती? अगर वह सच बताती तो अपनी बहन गरिमा के स्वभाव को देखते हुए वह पक्का विराट को बता देती, और अगर वह सच नहीं बताती तो गरिमा को चैन नहीं मिलता और वह तब भी विराट को बता देती। अगर विराट को पता नहीं चलता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक बार उसे पता चल गया तो वह आसानी से पता लगा सकता था कि उसने और नन्ही चिड़िया ने क्या किया है। अपनी बहन गरिमा से स्थानिक स्थानांतरण व्यूह सीखना आग से खेलने जैसा था। वह इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करती, इसलिए वह केवल वान्या से ही पूछ सकती थी, किसी और से नहीं। माया दीदी, क्या आपने किसी नए महाद्वीप की खोज की है और क्या आप यात्रा को आसान बनाने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित कर रही हैं? वान्या ने उत्सुकता से पूछा। तुम छोटी शैतान, तुमसे कुछ नहीं छुप सकता। यह सुनकर माया थोड़ी असहाय महसूस करने लगी। यह छोटी बच्ची बहुत ही चतुर है। इस मामले में उसने लगभग पूरी तरह से विराट की असाधारण बुद्धि पाई है। उसे यह बात छुपाना आसान नहीं होगा। यहां तक कि वान्या ने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह सीखने के उसके उद्देश्य का भी अनुमान लगा लिया है। अगर वह अपनी बहन गरिमा से सीखती और गरिमा विराट को बता देती तो परिणाम भयानक होते। नीलिमा, क्या हमें छोटी वान्या को इस बारे में बताना चाहिए? माया ने नन्ही चिड़िया की ओर मुड़कर पूछा। छोटी वान्या को बता दो, वह कोई पराई नहीं है, नन्ही चिड़िया ने कहा। वान्या अब पूरी तरह से उन्हीं की नाव में सवार थी। भले ही वान्या उनके रहस्य जान ले, वह कभी विराट को नहीं बताएगी। आखिरकार अगर विराट को पता चल गया तो उन्हें तो परेशानी होगी ही, लेकिन वान्या को भी सजा मिलेगी। ठीक है, यह सुनकर माया ने सिर हिलाया। फिर उसने वान्या को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की स्थिति के बारे में बताया। माया की कहानी सुनने के बाद वान्या के मन में और जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। नीलिमा दीदी, माया दीदी, मैं भी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप देखना चाहती हूँ। वान्या ने अपनी बड़ी चमकीली आंखें झपकाते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप सुनने में कितना मजेदार लग रहा था। अगर वह जाकर इसे देख पाती तो उसे बहुत मजा आता। वान्या स्वभाव से ही चंचल थी और अब जब उसने इतनी मजेदार जगह के बारे में सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाई। नहीं छोटी वान्या, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। जब तुम काफी ताकतवर हो जाओगी तब हम तुम्हें वहां घुमाने ले जाएंगे। नन्ही चिड़िया ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। जब से ज्वाला घाटी के प्रमुख और उसके समूह ने हमला किया था तब से नन्ही चिड़िया ऐसी बातों से थोड़ा डरने लगी थी। अगर वान्या को कुछ भी हो गया तो परिणाम उसके बर्दाश्त से कहीं बाहर होंगे। हालांकि वान्या समान स्तर वालों के बीच युद्ध में मजबूत थी, लेकिन उसका साधना स्तर अभी भी बहुत कम था। वह शायद साधारण प्रथम विपत्तिलोक और द्वितीय विपत्तिलोक के योद्धाओं के खिलाफ बेहतर हो सकती थी, लेकिन तृतीय विपत्तिलोक या उससे ऊपर के योद्धाओं के खिलाफ वान्या की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। वह और माया अभी केवल शीर्ष स्तरीय तृतीय विपत्तिलोक के विशेषज्ञों के स्तर पर थीं। वे मुश्किल से साधारण चतुर्थ विपत्तिलोक के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकती थीं, लेकिन वे वान्या की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती थीं। यहां तक कि श्वेत हिम महाद्वीप पर भी वे वान्या की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थीं। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, जो 100 या 1000 गुना अधिक खतरनाक था। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जैसी बेहद खतरनाक जगह पर वे खुद अपनी 100% सुरक्षित वापसी की गारंटी नहीं दे सकती थीं। दूसरों की सुरक्षा की तो बात ही दूर थी। हालांकि नन्ही चिड़िया आमतौर पर अपने कामों में थोड़ी बेलगाम और लापरवाह थी, लेकिन फिर भी वह जानती थी कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में क्या जरूरी है। मैं कब ताकतवर होंगी? वान्या ने मासूमियत से पूछा। हम जब तुम महाविपत्ति लोक में प्रवेश करोगी तब बात करेंगे, नन्ही चिड़िया ने कुछ पल सोचकर कहा।
वान्या की प्रतिभा और युद्ध शक्ति के साथ एक बार जब वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगी तो उसकी युद्ध शक्ति काफी मजबूत होनी चाहिए, कम से कम उसकी वर्तमान ताकत से कमजोर नहीं होगी। ऐसी युद्ध शक्ति के साथ उसके गुप्त अस्त्रों और बुद्धिमत्ता को मिलाकर यहां तक कि एक चतुर्थ विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी शायद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आह, इसमें तो बहुत समय लगेगा। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर वान्या ने थोड़ा निराश होकर कहा, छोटी वान्या, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। माया ने कहा, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप एक बहुत ही खतरनाक जगह है जो श्वेत हिम महाद्वीप से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें वहां खेलने जाने से पहले और ताकतवर होने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, वान्या ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। नन्ही चिड़िया और माया के कड़े रवैये से यह साफ था कि इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब तक वह महाविपत्ति लोक में प्रवेश नहीं कर लेती तब तक उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सच तो यह है कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना आसान होगा। हालांकि उसे डर था कि उसकी तेज साधना उसके पिता का शक पैदा कर देगी जो विनाशकारी होगा। आखिरकार वह आमतौर पर अपनी साधना में बहुत मेहनती नहीं थी। अचानक इतनी मेहनत दिखाने से यकीनन विराट का शक पैदा हो जाएगा। एक बार विराट को शक हुआ तो वह निश्चित रूप से जांच करेगा और एक बार ऐसा हुआ तो उनका रहस्य खुल जाएगा। इसके अलावा अगर वह लगातार साधना की गति बढ़ाती रही जिससे उसकी मार्शल आर्ट की नींव कमजोर हो गई तो उसे अपने पिता से और भी कड़ी सजा मिल सकती है। विराट उसकी साधना की गति पर बहुत अधिक जोर नहीं देते थे, लेकिन वे चाहते थे कि वह हर स्तर पर लगातार प्रगति करे। वे गति के चक्कर में उसके स्तरों को अस्थिर होने देने के बजाय धीमी प्रगति करना पसंद करते थे। इसलिए भले ही वह फिर से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन उसने इस मामले में लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वान्या ने माया को स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सिखाया। माया के पास यंत्र व्यूह में काफी प्रतिभा थी। जब तक वह लगन से सीखने के लिए तैयार थी उसने कुछ ही दिनों में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने में महारत हासिल कर ली। बेशक इसका श्रेय यंत्र व्यूह में उसकी मजबूत नींव को भी जाता है। अगर गरिमा ने उसे बहुत सारे यंत्र व्यूह सीखने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वह इतने कम समय में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने में महारत हासिल नहीं कर पाती। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने में महारत हासिल करने के बाद माया और नन्ही चिड़िया शक्ति सिंधु महाद्वीप से निकलकर पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की ओर चली गईं। श्वेत हिम महाद्वीप, पंचरंग संप्रदाय। उस गुफा में जहां पंचरंग संप्रदाय का प्रमुख एकांत साधना में था, अचानक गुफा के ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ और एक बड़ा सा छेद अचानक खुल गया। तुरंत बाद गुफा के ऊपर से एक बड़ा हाथ नीचे की ओर आया और एकांत साधना में बैठे पंचरंग संप्रदाय के प्रमुख लक्ष्मण राज पर आ गिरा। लक्ष्मण राज जो एकांत साधना में थे इस अचानक हुए बदलाव से पूरी तरह अनजान थे। अचानक हुई हलचल ने पहले ही उनके रक्त और ऊर्जा को अस्थिर कर दिया था और उनके सच्चे सार को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसके साथ ही इस अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हमले को जोड़ दें तो वे इसका सामना कैसे कर सकते थे। बूम! एक विशाल हाथ आसमान से उतरा और लक्ष्मण राज पर सीधे प्रहार किया। इस जबरदस्त प्रहार ने लक्ष्मण राज को एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर धकेल दिया और उनका शरीर गुफा की पत्थर की दीवार से जा टकराया। उस भयानक झटके ने गुफा की दीवार को भी चकनाचूर कर दिया। लक्ष्मण राज का शरीर पहाड़ के आर पार उड़ गया। पफट! लक्ष्मण राज के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ज्ञानेंद्र, यह तुम हो? अपने हमलावर को पहचानने पर लक्ष्मण राज सदमे और गुस्से से भर गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ज्ञानेंद्र ने पंचरंग संप्रदाय में घुसपैठ की है और अचानक हमला कर दिया है। वह संप्रदाय के एल्डरों और सुरक्षा व्यूह को पार करने में कैसे कामयाब रहा? हाँ, यह मैं ही हूं। ज्ञानेंद्र अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे एक ठंडे और अहंकारी अंदाज में लक्ष्मण राज को नीचे। लक्ष्मण राज की ताकत जन्मजात रूप से उनसे कम थी। यहां तक कि सीधे मुकाबले में भी लक्ष्मण राज उनके सामने कुछ भी नहीं थे। इस अप्रत्याशित अचानक हुए हमले की तो बात ही छोड़ दें। अचानक हुए इस हमले में लक्ष्मण राज को पूरी ताकत से एक प्रहार सहना पड़ा जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी बची हुई ताकत ना के बराबर रह गई। तुम पंचरंग संप्रदाय के पर्वत द्वार में कैसे घुसे? लक्ष्मण राज ने सदमे और गुस्से में पूछा। जाहिर है मैंने एल्डर ज्ञानेंद्र को अंदर आने दिया। तभी एक आवाज गूंजी। यह सुनकर लक्ष्मण राज मुड़े और देखा कि दूसरा एल्डर गोकुलनाथ उड़ता हुआ आ रहा था। गोकुलनाथ, तुम्हारी पंचरंग संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर लक्ष्मण राज समझ गए कि वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने गोकुलनाथ की ओर देखा और सदमे और गुस्से में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञानेंद्र इतनी खामोशी से पंचरंग संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम रहे। पता चला कि उनके संप्रदाय में ही एक गद्दार था। वे जिस गुफा में एकांत साधना कर रहे थे उसका महाव्यूह शायद उस दुष्ट गोकुलनाथ ने पहले ही नष्ट कर दिया था। अन्यथा ज्ञानेंद्र इतनी आसानी से गुफा को नहीं तोड़ पाते और उन पर सफलतापूर्वक अचानक हमला नहीं कर पाते। लक्ष्मण राज, तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, इसलिए मुझे दोष मत दो। गोकुलनाथ ने शांति से कहा, तुम अपने नाकारा बेटे का बदला लेने के लिए अपनी ही जिद पर अड़े रहे जो हमारे पंचरंग संप्रदाय को आग की भट्टी में धकेल रहा है। खुद को बचाने के लिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ज्ञानेंद्र के साथ उनके सहयोग से लक्ष्मण राज पर हमला करने से पहले ही उन्होंने पूरे पंचरंग संप्रदाय का सफाया कर दिया था। जो एल्डर लक्ष्मण राज का समर्थन करते थे वे सभी इस सफाई में उनके और ज्ञानेंद्र द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ लक्ष्मण राज को छोड़कर पंचरंग संप्रदाय में सर्वोच्च रैंक वाले एल्डर सभी तृतीय विपत्ति लोक के साधक थे। संप्रदाय के महाव्यूह की सुरक्षा के बिना वे तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर ज्ञानेंद्र का मुकाबला कैसे कर सकते थे? इसके अलावा गद्दार गोकुलनाथ का सहयोग भी था। अंत में लक्ष्मण राज का समर्थन करने वाला एक भी एल्डर बच नहीं सका। इसका मतलब यह था कि जब ज्ञानेंद्र ने लक्ष्मण राज पर अचानक हमला किया तो पूरे पंचरंग संप्रदाय में एक भी व्यक्ति उनका समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। गोकुलनाथ, तुम कमीने कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गोकुलनाथ की बातें सुनकर लक्ष्मण राज की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह गहरे दुख और क्रोध से दहाड़ उठे। इसके साथ ही वह आगे बढ़े और गोकुलनाथ पर झपट पड़े। एल्डर ज्ञानेंद्र के सामने तुम्हारी इतनी गुस्ताखी, तुम सचमुच खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। गोकुलनाथ के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया जब उसने लक्ष्मण राज को अपनी ओर झपटते देखा। हालांकि उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। ज्ञानेंद्र पूरी तरह से अड़े रहे। उन्होंने लक्ष्मण राज को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। एल्डर ज्ञानेंद्र, मुझे बचाइए, गोकुलनाथ ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ज्ञानेंद्र ने उसकी गुहार को अनसुना कर दिया और अलग थलग और उदासीन बने रहे। एल्डर गोकुलनाथ, हमारी रक्त संधि केवल यह तय करती है कि मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन यह तय नहीं करती कि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। ज्ञानेंद्र ने गोकुलनाथ की ओर देखा और शांति से कहा, ज्ञानेंद्र, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। ज्ञानेंद्र की बात सुनकर गोकुलनाथ तुरंत आग बबूला हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ज्ञानेंद्र उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। हालांकि ज्ञानेंद्र ने गोकुलनाथ के गुस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लक्ष्मण राज, मैं तुम्हें घर की सफाई करने के लिए कुछ समय दूंगा। ज्ञानेंद्र ने लक्ष्मण राज से कहा, जिन एल्डरों ने तुम्हारा साथ दिया उन्हें गोकुलनाथ के इशारे पर मैंने मार दिया। जो अभी जिंदा हैं वे सभी गोकुलनाथ के साथ मिले हुए हैं। तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। वह यहाँ केवल लक्ष्मण राज को मारने नहीं आए थे बल्कि पूरे पंचरंग संप्रदाय के लिए आए थे। श्वेत हिम महाद्वीप के 7 महान संप्रदायों में से एक के रूप में पंचरंग संप्रदाय की नींव बहुत गहरी है।
पंचरंग संप्रदाय को नष्ट करके और उसकी जमा की गई संपत्ति को प्राप्त करके वे अविश्वसनीय रूप से अमीर बन जाएंगे। इतने बड़े खजाने के साथ वे न केवल ज्ञानेश की विपत्ति के लिए आवश्यक खजाने प्राप्त कर सकते थे, बल्कि वे खुद के लिए एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र भी तैयार कर सकते थे। उन्होंने गोकुलनाथ के साथ रक्त संधि पर हस्ताक्षर किए थे और वे सीधे गोकुलनाथ और अन्य पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों पर हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन वे बचे हुए पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों को खत्म करने के लिए लक्ष्मणराज का उपयोग कर सकते थे। लक्ष्मणराज पर हमला करने से पहले ही उन्होंने अपना काम किसी और से करवाने की यह योजना तय कर ली थी। जब लक्ष्मणराज को पता चलेगा कि गोकुलनाथ सहित सभी एल्डर उन पर हमला करने के लिए उनके साथ मिले हुए हैं, तो लक्ष्मणराज निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार लक्ष्मणराज जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं है। लक्ष्मणराज उन पर चाहे कितना भी हमला करें, उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा, जब तक कि लक्ष्मणराज खुद को नष्ट करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। यह दुष्ट योजना लक्ष्मणराज को उनके साथ मौत तक लड़ने से रोकने के लिए भी है। अगर लक्ष्मणराज मरने और खुद को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते, तो यह उन्हें परेशान करने के लिए काफी होता। लेकिन लक्ष्मणराज को यह उम्मीद देकर लक्ष्मणराज निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में उनके साथ मौत तक नहीं लड़ेंगे। यह तो एक तीर से दो शिकार करने वाली बात है। ज्ञानेंद्र, तुम धोखेबाज कुत्ते, तुम एक भयानक मौत मरोगे। ज्ञानेंद्र की बातें सुनकर गोकुलनाथ सदमे और गुस्से से भर गया। इस समय वह ज्ञानेंद्र की चाल को कैसे नहीं समझ पाता। ज्ञानेंद्र अपना गंदा काम करवाने के लिए पूरी तरह से किसी और का इस्तेमाल कर रहे थे। इस समय गोकुलनाथ के दिल में पछतावे की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। अगर उसे पता होता कि ज्ञानेंद्र अंततः ऐसा करेंगे, तो वह कभी भी घर में एक भेड़िए को आमंत्रित करने जैसा विश्वासघाती काम नहीं करता। असल में उसका इरादा लक्ष्मणराज और पंचरंग संप्रदाय के भीतर विरोधियों को खत्म करने के लिए ज्ञानेंद्र का उपयोग करना था, ताकि वह खुद संप्रदाय के प्रमुख के सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन किसे पता था कि ज्ञानेंद्र का लक्ष्य सिर्फ लक्ष्मणराज नहीं, बल्कि पूरा पंचरंग संप्रदाय था। वे इसे पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। ज्ञानेंद्र भावहीन रहे, जैसे उन्होंने गोकुलनाथ की गुस्से भरी गालियां सुनी ही न हो। ज्ञानेंद्र की बातें सुनकर लक्ष्मणराज का गुस्सा और भी भड़क उठा। उस कमीने गोकुलनाथ ने न केवल उनकी हत्या करने के लिए ज्ञानेंद्र के साथ मिली भगत की, बल्कि उसने पंचरंग संप्रदाय के सभी वफादार सदस्यों को भी मार डाला था। अगर ऐसा था, तो पंचरंग संप्रदाय के अस्तित्व में रहने का क्या मतलब था? वे पंचरंग संप्रदाय को गोकुलनाथ जैसे नीच खलनायकों के हाथों में पड़ने देने के बजाय उसे नष्ट करना पसंद करेंगे। एक दहाड़ के साथ लक्ष्मणराज ने तुरंत अपनी जीवन क्षमता को उसकी अधिकतम सीमा तक खोल दिया। उन्हें अब अपने जीवन की परवाह नहीं थी। आखिरकार वे ज्ञानेंद्र द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके ज्यादा दिनों तक जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ज्ञानेंद्र की नजरों के सामने ज्ञानेंद्र उन्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। तो फिर डर किस बात का? लक्ष्मणराज द्वारा अपनी जीवन क्षमता को हताशा में जलाने के साथ उनकी ताकत तुरंत कई गुना बढ़ गई। बूम! लक्ष्मणराज ने गोकुलनाथ की ओर पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। इस भयानक हमले के सामने गोकुलनाथ विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन था। अपनी ओर बढ़ती भयानक शक्ति को महसूस करते हुए गोकुलनाथ घोर भय से भर गया। नहीं, गोकुलनाथ निराशा में दहाड़ा। वह ऐसा नहीं चाहता था। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। उसने लक्ष्मणराज के भयानक हमले से बचने के लिए हताशा में संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से हालांकि लक्ष्मणराज को ज्ञानेंद्र ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उनकी युद्ध शक्ति काफी कम हो गई थी, अपनी जीवन क्षमता को अंधाधुंध जलाने के साथ उनकी ताकत न केवल उनकी चोट से पहले से कमजोर नहीं थी, बल्कि वास्तव में कई गुना अधिक थी। गोकुलनाथ, जो केवल एक तृतीय विपत्ति लोक का योद्धा था, एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के पूरी ताकत वाले हमले का सामना कैसे कर सकता था? एक बाहरी कर देने वाली दहाड़ के साथ गोकुलनाथ का पूरा शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया था। अगले पल एक दरार के साथ गोकुलनाथ का शरीर टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह चकनाचूर हो गया और हवा में बिखर गया। गोकुलनाथ को मारने के बाद लक्ष्मणराज, जिनकी आंखें खून से लाल थीं, अपना अगला लक्ष्य खोजने चले गए। अंततः उनकी नजरें एल्डर उदय पर पड़ी। पंचरंग संप्रदाय के भीतर एल्डर उदय सबसे अधिक विश्वासघाती था और गोकुलनाथ के सबसे करीब था। वह निश्चित रूप से इस मामले में शामिल था। तुरंत लक्ष्मणराज आगे बढ़े और एल्डर उदय पर झपटे। गोकुलनाथ को मारा हुआ देखकर एल्डर उदय पहले से ही डरा हुआ था और हताशा में पंचरंग संप्रदाय के बाहर की ओर भाग रहा था। हालांकि लक्ष्मणराज उस अपराधी एल्डर उदय को बिना सजा दिए कैसे जाने दे सकते थे। जल्द ही लक्ष्मणराज एल्डर उदय के पास पहुंच गए और एक मुक्का मारा। इस भयानक प्रहार के तहत एल्डर उदय का पूरा शरीर फट गया और मांस के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। एल्डर उदय दूसरे एल्डर गोकुलनाथ से बहुत कमजोर था। लक्ष्मणराज के उन्मत्त हमले के तहत उसकी नियति और भी दुखद थी। एल्डर उदय को मारने के बाद लक्ष्मणराज ने बचे हुए पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों का पीछा किया। लक्ष्मणराज के पागलपन को देखकर पंचरंग संप्रदाय के एल्डर घबरा गए और भागने लगे। इस समय पंचरंग संप्रदाय के कई एल्डर गहरे पछतावे से भर गए थे। अगर उन्हें पता होता कि ज्ञानेंद्र एक इतना नीच व्यक्ति है, तो वे कभी भी दूसरे एल्डर गोकुलनाथ के साथ मिलकर ऐसा काम करने की साजिश नहीं रचते। लेकिन दुर्भाग्य से पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मणराज ने अपना पीछा जारी रखा और पंचरंग संप्रदाय के कई और एल्डरों को मार डाला। अंततः कुछ एल्डर भागने में सफल रहे। इस समय लक्ष्मणराज को लगा कि वे अपने जीवन के अंत के करीब हैं। उनके द्वारा जीवन क्षमता को बेतहाशा जलाना उन्हें लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकता था। भले ही वे अपना पीछा जारी रखते, वे ज्यादा से ज्यादा एक या दो और पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों को मार सकते थे, जिसका कोई खास मतलब नहीं होता। इसलिए लक्ष्मणराज ने अपना ध्यान ज्ञानेंद्र की ओर लगाया। दूरी पर खड़े ज्ञानेंद्र को देखते हुए लक्ष्मणराज की आंखों में एक पागलपन भरी चमक दौड़ गई। यह कमीना, इसके बेटे ने उनके अपने बेटे को मार डाला और अब उसने उन पर घात लगाकर हमला किया है। आज उनका मरना तय था, लेकिन मौत में भी वह इस कमीने को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इसी विचार के साथ लक्ष्मणराज ज्ञानेंद्र की ओर झपटे। ज्ञानेंद्र, जो किनारे से तमाशा देख रहे थे, ने अचानक लक्ष्मणराज को अपनी ओर तेजी से उड़ते हुए देखा। इसके अलावा उड़ान के दौरान लक्ष्मणराज के शरीर से एक अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी निकलने लगी। यह देखकर ज्ञानेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक नहीं है, ज्ञानेंद्र ने खतरे को भांपते हुए मन ही मन सोचा और लक्ष्मणराज के आत्मघाती हमले से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से पीछे हटे। हालांकि लक्ष्मणराज पहले ही अपनी सारी जीवन क्षमता और सच्चे सार को जला चुके थे और उनकी गति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। ज्ञानेंद्र की ताकत के साथ भी वह लक्ष्मणराज से बच नहीं पाए। बूढ़े कुत्ते, चलो एक साथ मरते हैं। लक्ष्मणराज ज्ञानेंद्र के पास उड़कर आए और पागलों की तरह हंसने लगे। उनके इतना कहते ही आसमान में एक कान फोड़ देने वाला धमाका गूंज उठा। चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी ने पलक झपकते ही ज्ञानेंद्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस क्षण पंचरंग संप्रदाय के लगभग आधे क्षेत्र को भी विस्फोट की भयानक शक्ति ने घेर लिया था। काफी देर बाद विस्फोट के भयानक झटके धीरे धीरे कम हुए, जिसके बाद अंदर एक अस्त व्यस्त आकृति दिखाई दी। ज्ञानेंद्र खून से लथपथ फटे हुए कपड़ों के साथ हवा में मंडरा रहे थे और उनकी आभा अस्त व्यस्त थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उन्होंने मूल रूप से एक तीर से दो शिकार करने की रणनीति बनाई थी। लक्ष्मणराज और पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों दोनों को खत्म करें और फिर आसानी से पूरे संप्रदाय पर कब्जा कर लें।
दुर्भाग्य से उन्होंने लक्ष्मण राज की ताकत और एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के आत्मविनाश की शक्ति को कम आंका था। हालांकि लक्ष्मण राज की ताकत बहुत कम थी, लेकिन अपनी जीवन क्षमता को पूरी तरह से खोलकर उन्होंने ज्ञानेंद्र से कम शक्ति नहीं निकाली थी। यह आत्मविनाश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। पहले से तैयारी होने के बावजूद ज्ञानेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा लक्ष्मण राज के आत्मविनाश ने न केवल उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, बल्कि अधिकांश पंचरंग संप्रदाय को भी नष्ट कर दिया था। स्पष्ट रूप से लक्ष्मण राज पंचरंग संप्रदाय को उन्हें फायदा उठाने देने के बजाय उसे नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लक्ष्मण राज, तुम कमीने बूढ़े कुत्ते! ज्ञानेंद्र ने आसमान की ओर देखकर गुस्से से दहाड़ लगाई। इस समय वह चाहते थे कि वे लक्ष्मण राज को टुकड़ों में फाड़ दें, लेकिन दुर्भाग्य से लक्ष्मण राज पहले ही मर चुके थे, और अगर वे बदला लेना भी चाहते तो वे उन्हें ढूंढ नहीं सकते थे। इस समय ज्ञानेंद्र के गुस्से को बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। अंततः उन्होंने नीचे की ओर उन पंचरंग संप्रदाय के शिष्यों को देखा जो भाग्य के बल पर बच गए थे, और उनकी आंखों में एक क्रूर चमक दौड़ गई। वह एक झटके में उन जीवित बचे पंचरंग संप्रदाय के शिष्यों पर झपट पड़े। उन्होंने गोकुलनाथ सहित पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों के साथ एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्होंने उन साधारण पंचरंग संप्रदाय के शिष्यों को उस संधि में शामिल नहीं किया था। गुस्से के आवेश में ज्ञानेंद्र ने अपना सारा क्रोध इन पंचरंग संप्रदाय के शिष्यों पर उतार दिया। उन्होंने ऊपर से नीचे तक पूरे पंचरंग संप्रदाय का कत्लेआम कर दिया और किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। पूरे पंचरंग संप्रदाय का सफाया करने के बाद ही ज्ञानेंद्र का गुस्सा कुछ कम हुआ। ज्ञानेंद्र ने पूरे पंचरंग संप्रदाय पर नजर डाली और अंततः इसके खजाने के कक्ष की ओर उड़ चले। पंचरंग संप्रदाय के खजाने का कक्ष लक्ष्मण राज के आत्मविनाश से लगभग नष्ट हो गया था। ज्ञानेंद्र केवल किसी ऐसे खजाने के लिए खंडहरों में छानबीन कर सकते थे जो बच गया हो। दुर्भाग्य से लक्ष्मण राज का आत्मविनाश बहुत शक्तिशाली था, जिसने अनगिनत वर्षों में जमा की गई पंचरंग संप्रदाय की अधिकांश संपत्ति को नष्ट कर दिया था। ज्ञानेंद्र केवल मूल खजाने का 1/3 से भी कम हिस्सा ढूंढ पाए। यह देखकर ज्ञानेंद्र का गुस्सा फिर से भड़क उठा। उन्होंने इतनी भारी कीमत चुकाई थी केवल इतना कम पाने के लिए, जो उनकी उम्मीदों से बहुत कम था। वह कमीना लक्ष्मण राज, वह बहुत आसानी से मर गया, ज्ञानेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा। सौभाग्य से खजाने में अधिकांश खजाने नष्ट हो गए थे, लेकिन बचे हुए सामान अभी भी काफी मूल्यवान थे। श्वेतहिम महाद्वीप के 7 महान संप्रदायों में से एक के रूप में पंचरंग संप्रदाय ने अनगिनत वर्षों में अपार धन जमा किया था। 1/3 से भी कम खजाने के बचने के बावजूद यह अभी भी ज्ञानेंद्र की पूरी संपत्ति से अधिक था। इन खजानों के साथ साथ बचे हुए जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों और महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिकों के साथ ज्ञानेश के लिए चतुर्थ विपत्ति लोक की स्वर्गीय विपत्ति को पार करने के लिए खजानों का एक सेट इकट्ठा करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि खुद के लिए एक पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र तैयार करने की उनकी योजना विफल हो गई थी। इस बारे में सोचकर ज्ञानेंद्र को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। इस बार उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं, उन्हें नहीं पता था कि पूरी तरह से ठीक होने में कितना समय लगेगा। पूरे पंचरंग संप्रदाय को छान मारने और जितने खजाने वे पा सकते थे उन्हें इकट्ठा करने के बाद ज्ञानेंद्र ने पंचरंग संप्रदाय छोड़ दिया और सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की ओर उड़ चले। उन्होंने ज्ञानेश से वादा किया था कि वे 3 महीने के भीतर उसके लिए विपत्ति पार करने के लिए खजानों का एक सेट तैयार करेंगे, और स्वाभाविक रूप से वे अपना वादा नहीं तोड़ सकते थे। वे शायद दूसरों के साथ अपनी विश्वसनीयता की परवाह न करें, लेकिन वे अपने बेटे ज्ञानेश के साथ अपनी प्रतिष्ठा के बारे में काफी चिंतित थे। इसके अलावा ज्ञानेश का चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश उनके लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा है, जिससे उनकी योजना को पूरा करना आसान हो जाता है। इसलिए यद्यपि इस बार ज्ञानेंद्र का अभियान प्रतिकूल रहा और उन्हें गंभीर चोटें आईं, फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाया और ज्ञानेश की विपत्ति के लिए आवश्यक खजानों का एक सेट खरीदने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल गए। श्वेतहिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में पंचरंग संप्रदाय के अचानक पतन ने स्वाभाविक रूप से पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पहले ज्वाला घाटी ने नीलिमाया मंडप को नाराज कर दिया था और उसे नीलिमाया मंडप के 2 मालिकों के नियंत्रण में ले लिया गया था, जिससे ज्वाला घाटी के सभी योद्धा नीलिमाया मंडप के कर्मचारी बन गए थे। अब पंचरंग संप्रदाय, जो ज्वाला घाटी से भी अधिक शक्तिशाली था, और भी दुखद रूप से मिटा दिया गया था। 3 साल से भी कम समय में 7 प्रमुख संप्रदायों में से 2 एक के बाद एक नष्ट हो गए हैं, जिससे अनिवार्य रूप से शेष 5 प्रमुख संप्रदायों के कुछ लोगों में बेचैनी पैदा हो गई। विशेष रूप से यह खबर फैलने के बाद कि पंचरंग संप्रदाय को श्वेतहिम संप्रदाय के एल्डर ज्ञानेंद्र ने अकेले ही नष्ट कर दिया था, शेष 5 प्रमुख संप्रदायों ने तुरंत गठबंधन बनाने पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। मूल रूप से श्वेतहिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों ने प्रमुख श्वेतहिम संप्रदाय का मुकाबला करने के लिए एक ढीला गठबंधन बनाया था। हालांकि अब उन्हें लगा कि यह ढीला गठबंधन उनके आत्मसंरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था। इस बड़े संकट से मजबूर होकर इन 5 संप्रदायों ने विचार विमर्श के बाद आगे सहयोग करने का निर्णय लिया। एक घनिष्ठ गठबंधन बनाया ताकि श्वेतहिम संप्रदाय को फिर से उनके संप्रदायों को निशाना बनाने और चुपचाप उन्हें खत्म करने से रोका जा सके। श्वेतहिम संप्रदाय के एल्डर ज्ञानेंद्र ने भी इस लड़ाई के कारण पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में अपार प्रसिद्धि प्राप्त की। कई मार्शल कलाकारों का मानना था कि ज्ञानेंद्र अब पूरे श्वेतहिम महाद्वीप में पूर्वज श्वेतहिम के बाद दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति थे, और यहां तक कि संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत से भी अधिक शक्तिशाली थे। आखिरकार श्वेतहिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत को भी शायद पंचरंग संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संप्रदाय को अकेले नष्ट करना मुश्किल होगा। ज्ञानेंद्र की इस बार की जीत को एक महान उपलब्धि माना जा सकता है। वास्तव में इन मार्शल कलाकारों ने ज्ञानेंद्र की ताकत का पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया था। ज्ञानेंद्र के इतने आसानी से पंचरंग संप्रदाय को नष्ट करने का मुख्य कारण संप्रदाय के भीतर आंतरिक कलह था। अन्यथा पंचरंग संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को देखते हुए ज्ञानेंद्र संप्रदाय के पर्वत द्वार में आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। अन्यथा अगर पंचरंग संप्रदाय द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता तो उनकी अपार शक्ति के बावजूद उन्हें निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ता। ज्ञानेंद्र अकेले तो दूर, अगर श्वेतहिम संप्रदाय पंचरंग संप्रदाय पर पूर्ण पैमाने पर हमला भी कर देता तो उनके सुरक्षा व्यूह को तोड़ने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। एक संप्रदाय का सुरक्षा व्यूह जिसे शक्तिशाली सदस्यों की पीढ़ियों द्वारा बार बार मजबूत और उन्नत किया गया है, अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय होता है। ज्ञानेंद्र जैसे चतुर्थ विपत्ति लोक के मार्शल कलाकार की तो बात ही छोड़ दें, पूर्वज श्वेतहिम जैसे शीर्ष पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी 7 महान संप्रदायों जैसी शक्तिशाली ताकतों के सुरक्षा व्यूहों पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पंचरंग संप्रदाय के भीतर आंतरिक कलह ने उसके सबसे शक्तिशाली हथियार को पंगु बना दिया, जिससे यह पूरी तरह से ज्ञानेंद्र की दया पर निर्भर हो गया। श्वेतहिम महाद्वीप, श्वेतहिम संप्रदाय का मुख्य शिखर। जब श्वेतहिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत को पंचरंग संप्रदाय के विनाश की खबर मिली तो उनकी आंखों में एक जटिल भाव कौंध गया। उस बूढ़े कमीने ज्ञानेंद्र ने खुलेआम इतना अपमानजनक काम किया। सचमुच वह अहंकार की चरम सीमा पर था, पूरी तरह से अपमानजनक। उसने न केवल उनके संप्रदाय के प्रमुख का अपमान किया, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि वह पूर्वज का भी सम्मान नहीं करता। पंचरंग संप्रदाय के विनाश जैसा इतना बड़ा मामला और अकेले काम करने से पहले उसने किसी से सलाह तक नहीं ली।
यद्यपि ज्ञानेंद्र ने पहले भी कुछ संप्रदायों को नष्ट किया था, लेकिन उन्होंने केवल उन्हीं संप्रदायों के साथ ऐसा किया था जो विशेष रूप से मजबूत नहीं थे। यह पहली बार था जब ज्ञानेंद्र ने 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक पंचरंग संप्रदाय जैसी ताकतवर शक्ति को निशाना बनाया था। हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में कुशल था। उसने अकेले ही पूरे पंचरंग संप्रदाय को नष्ट कर दिया था। जब यह खबर आई तो चंद्रकांत को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि पंचरंग संप्रदाय के स्तर के किसी संप्रदाय को नष्ट करना कितना मुश्किल काम था। आमतौर पर इस स्तर के संप्रदायों से निपटते समय भले ही किसी की ताकत उनसे बहुत अधिक हो, लेकिन रणनीति उन्हें बिना हमला किए घेरने की होती थी, जिससे वे घेराबंदी के माध्यम से धीरे धीरे कमजोर हो सकें या लंबे समय तक घेराबंदी के माध्यम से उनके आत्मसमर्पण को मजबूर कर सकें। संप्रदाय के द्वार पर सीधा हमला, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण विनाश हो, बेहद दुर्लभ था। यदि सफल भी हो जाए तो हमलावर पक्ष को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यही कारण था कि यद्यपि 7 प्रमुख संप्रदायों ने पहले श्वेत हिम संप्रदाय के खिलाफ हाथ मिलाया था, लेकिन उन्होंने कोई खास तंग गठबंधन नहीं बनाया था। उन्होंने अपने संप्रदाय सुरक्षा व्यूहों पर भरोसा करते हुए यह दांव लगाया कि श्वेत हिम संप्रदाय उनके संप्रदायों पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि श्वेत हिम संप्रदाय उनके किसी संप्रदाय को घेर लेता है तो 7 प्रमुख संप्रदाय इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। उनके पास युद्धाभ्यास और सामना करने के लिए पर्याप्त जगह होगी। हालांकि ज्ञानेंद्र द्वारा पंचरंग संप्रदाय के विनाश ने इन संप्रदायों को पूरी तरह से डरा दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ज्ञानेंद्र इतना शक्तिशाली होगा कि वह पंचरंग संप्रदाय के द्वारों को तोड़ने और पूरे संप्रदाय को मिटा देने में सक्षम होगा। पंचरंग संप्रदाय के विनाश के आंतरिक कारण अज्ञात रहे। आखिरकार पंचरंग संप्रदाय के दूसरे एल्डर गोकुलनाथ और ज्ञानेंद्र के बीच मिली भगत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, इसलिए यह रहस्य सीधे तौर पर शामिल लोगों को छोड़कर लगभग किसी को भी नहीं पता था। यहां तक कि चंद्रकांत के तरीके भी इस रहस्य को उजागर नहीं कर सके। इसलिए चंद्रकांत को भी नहीं पता था कि ज्ञानेंद्र ने पंचरंग संप्रदाय को कैसे नष्ट किया। हालांकि अन्य संप्रदायों के विपरीत चंद्रकांत को विश्वास नहीं था कि ज्ञानेंद्र ने शुद्ध रूप से अपनी ताकत के माध्यम से ऐसा चौंकाने वाला कारनामा किया है। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि ज्ञानेंद्र ने पंचरंग संप्रदाय को कैसे नष्ट किया, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि इसके पीछे कुछ अज्ञात कारक अवश्य होंगे। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, अस्त्र निर्माण कार्यशाला, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी और कार्यशाला में 1 लाख फीट लंबा स्वर्ण कवच वाला दैत्य प्रकट हुआ। इस स्वर्ण कवच वाले दैत्य से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। हा 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 हा, हो गया, यह हो गया। हमने आखिरकार 9वें स्तर का एक उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच बना ही लिया। जयंत ने 1 लाख फीट ऊंचे युद्ध व्यूह कवच को देखा और उत्साह से हंस पड़ा। अस्त्र निर्माण कार्यशाला के अंदर अन्य अस्त्र निर्माताओं ने 1 लाख फीट ऊंचे और शक्तिशाली आभा वाले युद्ध व्यूह कवच के चारों ओर खुशी मनाई और उछल पड़े। यह युद्ध व्यूह कवच उनकी कार्यशाला में अनगिनत अस्त्र निर्माताओं की कड़ी मेहनत का चरम परिणाम कहा जा सकता है। दिनों रातों के शोध के बाद उन्होंने आखिरकार एक शीर्ष ग्रेड 9वें स्तर का युद्ध व्यूह कवच बनाया था। आचार्य केशव और एल्डर ज्वाला ने अपने सामने रखे 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच को देखा। उनकी आंखों में राहत की झलक थी। उन्होंने इस 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच को विकसित करने में अपने दिल और आत्मा को झोंक दिया था। सबसे पहले एक 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच के नियंत्रण केंद्र को इसकी अपार शक्ति का सामना करने के लिए कम से कम महाविपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर के जादुई खजाने की आवश्यकता होती है। यहां तक कि एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र भी 10,000 अंतिम चरण के आरोहण लोक के योद्धाओं की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित करने के लिए उन्हें सबसे पहले एक महाविपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर का जादुई खजाना बनाना पड़ा। हालांकि आचार्य केशव ने पहले कभी महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र नहीं बनाया था, न ही उन्हें ऐसा करने का कोई अनुभव था। इसके अलावा आचार्य केशव के साधना स्तर के साथ वे अकेले इतने उच्च स्तरीय जादुई खजाने को नहीं बना सकते थे। सौभाग्य से उन्हें एल्डर ज्वाला की मदद मिली। अस्त्र निर्माण कार्यशाला में कई उच्च स्तरीय जादुई खजानों को बनाने में आचार्य केशव की मदद करने के बाद से एल्डर ज्वाला ने अस्त्र निर्माण में व्यापक अनुभव प्राप्त कर लिया था। उनके उच्च साधना स्तर के साथ उच्च स्तरीय जादुई खजानों को बनाने में एल्डर ज्वाला आचार्य केशव की सबसे सक्षम सहायक बन गई थी। बार बार प्रयोगों के बाद अंततः दोनों ने 1 साल पहले प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र बनाया। इस अनुभव के साथ उन्होंने जल्द ही 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच का नियंत्रण केंद्र बना लिया। इस नियंत्रण केंद्र के साथ अन्य कवच घटकों को बनाना बहुत आसान हो गया। कार्यशाला के कुलीन अस्त्र निर्माताओं के प्रयासों के लिए धन्यवाद। उन्होंने 10,000 लोगों का समर्थन करने में सक्षम इस 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच को जल्दी और सफलतापूर्वक विकसित किया। इस कवच को विकसित करने के बाद आचार्य केशव ने तुरंत व्यक्तिगत रूप से जनरल रिया को सूचित किया और उन्हें परीक्षण करने के लिए सेना से कुलीन सैनिकों को संगठित करने का निर्देश दिया। खबर मिलने पर जनरल रिया ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत सेना की सबसे कुलीन टुकड़ी तलवार सेना को लामबंद किया। उन्होंने तलवार सेना के कुलीन सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें परीक्षण के लिए शून्य समाधि महाद्वीप पर तलवार संप्रदाय के सैन्य प्रशिक्षण मैदान में भेज दिया। तलवार संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान को लंबे समय से नवधारा महाद्वीप से शून्य समाधि महाद्वीप में ले जाया गया था। शून्य समाधि महाद्वीप विशाल और कम आबादी वाला था, जिससे तलवार संप्रदाय की सेना को वहां बिना किसी चिंता के प्रशिक्षण लेने की अनुमति मिली। भले ही उन्होंने दुनिया को पतन का कारण बना दिया हो, लेकिन इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ परीक्षण के बाद जनरल रिया ने पाया कि इन 10,000 मजबूत 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों के पास एक सच्चे प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति थी। यह देखकर जनरल रिया बहुत खुश हुई। यह मामला उनकी सेना के लिए बहुत मायने रखता था। अंधकार दानव वंश के खिलाफ हाल के युद्धों में उनकी सेना लगभग पूरी तरह से हस्तक्षेप करने में असमर्थ रही थी। अक्सर जब तक उनके सैनिक पहुंचते, युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका होता था। अंधकार दानव वंश की सेना पहले ही विराट और तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा पराजित हो चुकी होती थी। उनकी सेना अनिवार्य रूप से बेकार थी, अधिक से अधिक केवल सफाई करने में सक्षम थी। हालांकि तलवार संप्रदाय ने कम से कम नुकसान के साथ अधिकतम जीत हासिल की, जिससे जनरल रिया को खुशी हुई, लेकिन अपनी सेना की बार बार की अप्रभाविता ने उन्हें निराश किया। अंततः यह बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय युद्ध में उनकी सेना की अपर्याप्त शक्ति और धीमी प्रतिक्रिया समय के कारण था। अब इन 10,000 मजबूत 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों के साथ उनके सैनिक जल्दी से युद्ध के मैदान में पहुंच सकते थे और अपनी इच्छित भूमिका निभा सकते थे। उनकी सेना मूल रूप से ऐसे बड़े पैमाने के युद्धों को संभालने के लिए स्थापित की गई थी, लेकिन अंधकार दानव वंश के खिलाफ हाल की लड़ाइयों में उन्हें बार बार बेकार कर दिया गया था। उनके लिए यह एक अपमान की बात थी। वर्तमान में तलवार संप्रदाय की सेना में 12 करोड़ सैनिक हैं, जिनमें से सभी आरोहण लोक में पहुंच चुके हैं। अंतिम चरण के आरोहण लोक से ऊपर के साधना स्तर वाले सैनिकों की संख्या भी 2 करोड़ से अधिक है। इसका मतलब यह है कि 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच से खुद को लैस करने में सक्षम आरोहण लोक के सैनिकों की संख्या 2 करोड़ से अधिक है। 10,000 लोगों का समर्थन करने में सक्षम एक 9वें स्तर की उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच इकाई के पास पहले से ही एक साधारण प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति है।
2 करोड़ आरोहण लोक के सैनिकों के साथ यह 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच की 2000 इकाइयों में तब्दील हो जाता है, जो 2000 महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बराबर है। वर्तमान में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप को मिलाकर 1000 से भी कम महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। एक बार जब उनकी सेना 10,000 लोगों को संभालने में सक्षम 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच की 2000 इकाइयों से लैस हो जाएगी, तो उनकी युद्ध शक्ति शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप के सभी महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों की संयुक्त युद्ध शक्ति से अधिक होगी। बस इसके बारे में सोचने मात्र से ही जनरल रिया का खून खौल उठता है। इसके अलावा यह वर्तमान स्थिति है। एक बार जब तलवार संप्रदाय की सेना के सभी 12 करोड़ सैनिक अंतिम चरण के आरोहण लोक या उससे ऊपर पहुंच जाएंगे, और तो उनकी सेना 10,000 सैनिकों को संभालने में सक्षम 12,000 उच्च स्तरीय 9वें स्तर के युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों को सुसज्जित करने में सक्षम होगी। दूसरे शब्दों में तलवार संप्रदाय की सेना 12,000 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बराबर मैदान में उतर सकती है। यदि प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के बराबर इन 12,000 युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिकों को महासुवर्ण युद्ध व्यूह के साथ जोड़ा जाता है, तो परिणामी युद्ध शक्ति अकल्पनीय होगी। उस समय उन्हें अंधकार दानव वंश से क्या डर होगा। इस सेना के साथ तलवार संप्रदाय आसानी से उनका सफाया कर सकता है। आचार्य केशव, धन्यवाद। आपके उच्च स्तरीय 9वें स्तर के युद्ध व्यूह बख्तरबंद सैनिक हमारी सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनरल रिया ने आचार्य केशव के सामने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, जनरल रिया, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आचार्य केशव ने जल्दी से अभिवादन वापस किया। हम सभी एक साथ तलवार संप्रदाय की सेवा करते हैं। इन युद्ध व्यूह कवचों को बनाना अस्त्र निर्माण कार्यशाला में हमारा कर्तव्य है। हम जनरल रिया के इस तरह के भव्य सम्मान के हकदार नहीं हैं। हालांकि यह सच हो सकता है, हमारी सेना की प्रतिष्ठा की बहाली अभी भी आचार्य केशव की अस्त्र निर्माण कार्यशाला की मदद पर निर्भर करती है। जनरल रिया ने ईमानदारी से कहा, अगला, हमें उम्मीद है कि आचार्य केशव हमारी सेना के लिए जल्द से जल्द इन 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवचों को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या उनकी सेना अंधकार दानव वंश के खिलाफ अगली महान लड़ाई में उपयोग में लाई जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अस्त्र निर्माण कार्यशाला जल्दी से पर्याप्त 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच बना सकती है। जनरल रिया, निश्चिंत रहें, हमारी अस्त्र निर्माण कार्यशाला अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। आचार्य केशव ने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से कहा। तुरंत बाद आचार्य केशव कार्यशाला से कुलीन अस्त्र निर्माताओं के एक समूह को वापस कार्यशाला में ले गए और 10,000 सैनिकों के लिए 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। बेशक 10,000 सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम इन 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवचों को परिष्कृत करते समय आचार्य केशव सैकड़ों हजार सैनिकों का समर्थन करने में सक्षम 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित करना भी नहीं भूले। अस्त्र निर्माण कार्यशाला ने 10,000 सैनिकों के लिए 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच को पूरी तरह से बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। जनरल रिया की 2000 इकाइयों को बनाने की सबसे बुनियादी आवश्यकता के अनुसार भी आवश्यक संसाधन खगोलीय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 10,000 सैनिकों के लिए एक 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच के लिए 10,000 युद्ध व्यूह कवच, विभिन्न घटकों और एक नियंत्रण केंद्र की आवश्यकता होती है। सबसे बुनियादी युद्ध व्यूह कवच बनाना अपेक्षाकृत आसान है, जिसके लिए केवल 9वें स्तर की उत्कृष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है। हालांकि महत्वपूर्ण भागों के लिए जन्मजात स्तर की सामग्रियों की आवश्यकता होती है और नियंत्रण केंद्र के लिए और भी अधिक उन्नत सामग्रियों की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण घटकों और नियंत्रण केंद्र को छोड़ दें तो केवल 2,000 सैनिकों के लिए आवश्यक युद्ध व्यूह कवच के लिए 2 करोड़ टुकड़ों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से अस्त्र निर्माण कार्यशाला में वर्तमान में अस्त्र निर्माताओं की एक बहुत बड़ी संख्या है। कार्यशाला में अब 1 करोड़ अस्त्र निर्माता हैं और उनमें से 20 लाख स्वतंत्र रूप से युद्ध व्यूह कवच बनाने में सक्षम हैं। अस्त्र निर्माताओं की इतनी बड़ी टीम तैयार करने के लिए तलवार संप्रदाय द्वारा निवेश किए गए संसाधन अथाह थे। इस बिना शर्त निवेश के कारण ही अस्त्र निर्माण कार्यशाला में पर्याप्त प्रतिभा थी, जिससे यह एक के बाद एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह और हथियार विकसित करने में सक्षम हुई। आचार्य केशव विराट के पूर्ण विश्वास और अटूट समर्थन के लिए गहराई से आभारी थे। किसी और ने इतना बिना शर्त समर्थन नहीं दिया होता। आचार्य केशव अच्छी तरह जानते थे कि विराट का विश्वास और समर्थन कितना दुर्लभ था। इसलिए आचार्य केशव अस्त्र निर्माण कार्यशाला में विराट की मान्यता और संरक्षण के लिए अत्यंत आभारी थे। विराट की कृपा और अस्त्र निर्माण कार्यशाला में निवेश को चुकाने के लिए आचार्य केशव ने विभिन्न युद्ध अस्त्रों और युद्ध व्यूहों के अनुसंधान और विकास के लिए लगभग दिन रात खुद को समर्पित कर दिया। इस बार सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्त्रों के विकास में तेजी लाने के लिए आचार्य केशव व्यक्तिगत रूप से अस्त्र निर्माण कार्यशाला को वर्तमान में आवश्यक विभिन्न संसाधनों के लिए शालिनी को एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खजाना विभाग गए। जब शालिनी ने आचार्य केशव द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की सूची देखी तो वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बार आचार्य केशव ने जिन संसाधनों का अनुरोध किया था वे बहुत अधिक थे। अकेले 9वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले खनिज संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक थी। आवश्यक विभिन्न जन्मजात स्तर की सामग्रियों की मात्रा समान रूप से विशाल थी। यहाँ तक कि सबसे कम आवश्यक सामग्रियों रूपांतरण स्तर की सामग्रियों के लिए भी कम से कम 2,000 भागों की आवश्यकता थी। संसाधनों की इतनी बड़ी मात्रा एक अकल्पनीय खगोलीय आंकड़ा था। हालांकि शालिनी खजाना विभाग की प्रमुख थी और तलवार संप्रदाय के लॉजिस्टिक्स की प्रभारी थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। आचार्य केशव, आपको इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता किस लिए है? शालिनी ने आचार्य केशव से पूछने से पहले कुछ देर सोचा। जनरल रिया की सेना को जल्द से जल्द 9वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच से लैस करने की आवश्यकता है और उसे कम से कम 2,000 सेटों की आवश्यकता है। मैं 2,000 सेट 9वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच के लिए संसाधन आवश्यकताओं के आधार पर खजाना विभाग की प्रमुख के पास आवेदन कर रहा हूं। आचार्य केशव ने कहा। अस्त्र निर्माण कार्यशाला द्वारा नव विकसित 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच हमारी सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम प्रमुख प्रबंधक से सहयोग करने और अस्त्र निर्माण कार्यशाला को पर्याप्त संसाधनों के आवंटन में तेजी लाने का आग्रह करते हैं। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, हॉल के प्रवेश द्वार पर एक आवाज गूंज उठी। मुड़कर देखने पर उन्होंने एक बख्तरबंद महिला को अंदर आते देखा। यह बख्तरबंद महिला जनरल रिया थी। वह शालिनी को स्थिति समझाने आई थी, यह अनुरोध करते हुए कि वह अस्त्र निर्माण कार्यशाला को अधिक से अधिक संसाधन आवंटित करे। हालांकि खजाना विभाग पहुंचने पर उसकी मुलाकात अचानक आचार्य केशव से हुई, जो वहां भी मौजूद थे। जनरल रिया, क्या आप जानती हैं कि आचार्य केशव को जिन संसाधनों की आवश्यकता है उनका मूल्य कितना अधिक है? शालिनी ने जनरल रिया की ओर देखते हुए पूछा। मुझे पता है, जनरल रिया ने सिर हिलाया और कहा। अकेले इन युद्ध व्यूह कवचों का नियंत्रण केंद्र पहले से ही एक खगोलीय खर्च है। युद्ध व्यूह कवच की विशाल मात्रा का तो जिक्र ही क्या, लेकिन इतने बड़े खर्च के बावजूद उन्हें बनाना ही होगा, क्योंकि ये 9वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच हमारी सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनरल रिया, आपकी सेना का वार्षिक बजट पहले से ही काफी बड़ा है। यह व्यय आपकी सेना के बजट से कहीं अधिक है और यहां तक कि अस्त्र निर्माण कार्यशाला के बजट को भी शामिल कर लिया जाए तब भी यह संयुक्त बजट से अधिक है, शालिनी ने कहा।
तलवार संप्रदाय के वित्त प्रमुख के रूप में वह उन्हें लापरवाही से काम करने और उनकी हर सनक पूरी करने नहीं दे सकती थी। अन्यथा प्रत्येक विभाग द्वारा अपनी मांगों को थोड़ा और बढ़ाने के साथ उसकी खजाना विभाग की अपार संपत्ति भी इतने बड़े खर्च का सामना नहीं कर पाएगी। तत्काल स्थितियों में भले ही यह बजट से अधिक हो, इन युद्ध व्यूह कवचों को बनाया जाना चाहिए, जनरल रिया ने ठंडे स्वर में कहा। जनरल रिया, यह खजाना विभाग है, आपका सैन्य मुख्यालय नहीं। आप यहां जो चाहें वह नहीं कह सकती, शालिनी ने व्यंग्य करते हुए कहा। हालांकि जनरल रिया सेना में अपार प्रतिष्ठा रखती थी और उनकी बात ही कानून थी। वे प्रसिद्ध सेनापति उनके सामने ऐसे पेश आते थे जैसे बिल्ली के सामने चूहे। शालिनी उन्हें अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करेगी। शालिनी की बातें सुनकर जनरल रिया का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उनके पहले से ही सुंदर चेहरे पर अब बर्फ सी ठंडक छा गई थी। शालिनी ने भी उन्हें ठंडी नजर से घूरा और पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। पूरे हॉल का माहौल अब बर्फीला हो गया था। यह देखकर कि दोनों महिलाएं लड़ने ही वाली हैं, आचार्य केशव ने जल्दी से कहा, कृपया आप दोनों बात करके मामला सुलझाएं, सद्भाव को बर्बाद न करें। शालिनी, सहयोग करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? जनरल रिया ने शालिनी को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। इस बार उन्होंने दिखावा छोड़ दिया और शालिनी को सीधे उसके नाम से संबोधित किया। हम सहमत नहीं हो सकते। तुम्हारी मांगें अपमानजनक हैं। तलवार संप्रदाय के हर विभाग को संसाधनों की आवश्यकता है। हम अपने सभी संसाधनों को तुम्हारी सेना में निवेश नहीं कर सकते। शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी सेना को इन युद्ध व्यूह और बख्तरबंद सैनिकों की आवश्यकता है, हमारे अपने लाभ के लिए नहीं। जनरल रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रिया, हमारे तलवार संप्रदाय का हर विभाग पूरे संप्रदाय की सेवा करता है। हम में से कौन अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है? तुम्हारी सेना महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन हमारे तलवार संप्रदाय में कौन सा विभाग महत्वपूर्ण नहीं है? शालिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। दोनों के बीच बढ़ता तनाव देखकर और लड़ाई की कगार पर पहुंचते हुए आचार्य केशव ने जल्दी से उनके ध्यान भटकाने का फायदा उठाया और गुप्त रूप से एल्डर ज्वाला से संपर्क किया और उनसे स्थिति को शांत करने के लिए विराट को ढूंढने के लिए कहा। अगर ये दोनों महिलाएं सच में लड़ पड़ी तो यह एक बहुत बड़ी घटना होगी, एक बड़ी दुर्घटना जो पूरे तलवार संप्रदाय को हिलाकर रख देगी। इसके अलावा अगर वे लड़ती हैं तो कोई और उन्हें नहीं रोक सकता और किसी की हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं होगी। हालांकि शालिनी और जनरल रिया तलवार संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन क्या उनसे अधिक शक्तिशाली कोई उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा? पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर जैसा उच्च पदस्थ व्यक्ति जिसकी ताकत कई तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से अधिक थी, उसे भी शालिनी और जनरल रिया को प्रबंधक शालिनी और जनरल रिया कहकर सम्मानपूर्वक संबोधित करना पड़ता था। पूरे तलवार संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति जो उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करेगा वह शायद विराट ही था। खबर मिलते ही विराट ने एक पल की भी देरी नहीं की और दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जब वे मुख्य हॉल में दाखिल हुए और वहां का बर्फीला माहौल महसूस किया तो विराट को भी दिल में एक झटका सा लगा। उन्होंने शालिनी और जनरल रिया की तरफ देखा जो एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थीं और उनके बीच के इस तनावपूर्ण माहौल को देखकर विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब एल्डर ज्वाला पहले उनके निवास पर आई थी और बताया था कि शालिनी और जनरल रिया लड़ने ही वाली हैं, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ था। आखिरकार ये दोनों हमेशा बहुत समझदार रहती थीं और अपनी छवि और सम्मान को लेकर फिक्रमंद रहती थीं। भला वो कैसे लड़ सकती थीं? लेकिन जब वे सच में वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि स्थिति एल्डर ज्वाला के बताने से भी ज्यादा गंभीर लग रही थी। अहम प्रबंधक शालिनी, जनरल रिया, आप दोनों ये क्या कर रही हैं? विराट ने आगे बढ़कर 2 बार खांसते हुए पूछा। हम उसी से पूछो। शालिनी ने विराट की तरफ देखा और ठंडी आंखें भरते हुए बोली। यह सुनकर विराट तुरंत जनरल रिया की तरफ मुड़े। उनका इरादा उनसे पूछने का था कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते जनरल रिया ने ठंडे स्वर में कहा, यह उसका अपना मामला है, उसी को बताने दो। यह सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। रिया, ये मेरा मामला कैसे है? साफ दिख रहा है कि तुमने ही इसे शुरू किया था। शालिनी ने गुस्से से पलटकर कहा। शालिनी, तुम्हें अपनी बात साफ साफ समझानी चाहिए। मैंने इसे कैसे शुरू किया? जनरल रिया ने गुस्से से जवाब दिया। दोनों महिलाओं को फिर से बहस करते देख विराट को लगा कि उनके सिर में दर्द होने लगा है। ठीक है, बहस करना बंद करो, विराट ने लाचारी से कहा। आचार्य केशव, आप बताइए आखिर हुआ क्या था? विराट ने आचार्य केशव की तरफ मुड़कर पूछा। शालिनी और जनरल रिया दोनों ही स्वाभिमानी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिलाएं थीं। अगर वो उनसे सीधे पूछते तो उनमें से कोई भी एक दूसरे के सामने पीछे नहीं हटती और कुछ ही शब्दों के बाद शायद वे फिर से बहस करने लगती। उनकी मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वे सच में लड़ना शुरू कर सकती थीं। विराट बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये दोनों महिलाएं सच में लड़ पड़ीं तो अंत में नुकसान उन्हीं का होगा। इसलिए उन्होंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया और इसके बजाय आचार्य केशव की ओर मुड़ गए। चूंकि आचार्य केशव ने ही एल्डर ज्वाला को मदद के लिए भेजा था, इसलिए उन्हें अंदर की बात पता होनी चाहिए। भाई विराट, स्थिति कुछ ऐसी है। विराट का सवाल सुनकर आचार्य केशव ने जल्दी से पिछले दिन की घटनाओं को सुनाया। आचार्य केशव का स्पष्टीकरण सुनने के बाद विराट ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, तो क्या आपकी अस्त्र निर्माण कार्यशाला ने सफलतापूर्वक 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित कर लिया है? उन्हें सच में इस बारे में नहीं पता था। आचार्य केशव ने उन्हें पहले नहीं बताया था। अस्त्र निर्माण कार्यशाला लंबे समय से 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच पर शोध कर रही थी, लेकिन वे नियंत्रण केंद्र पर अटके हुए थे और इसलिए इसे विकसित करने में असमर्थ थे। अब जब अस्त्र निर्माण कार्यशाला ने सफलतापूर्वक 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित कर लिया था, तो इसका मतलब था कि उन्होंने नियंत्रण केंद्र की समस्या को हल कर लिया था। 9वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच के नियंत्रण केंद्र को पर्याप्त ताकत होने के लिए कम से कम प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के जादुई खजाने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, अस्त्र निर्माण कार्यशाला अब प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र को परिष्कृत करने में सक्षम थी। विराट के लिए यह इस तथ्य से भी अधिक आश्चर्यजनक था कि अस्त्र निर्माण कार्यशाला ने 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित किया था। आखिरकार उनके दिव्य पंख तलवार व्यूह की साधना के लिए बड़ी संख्या में रूपांतरण स्तर के दिव्य अस्त्रों, लंबी तलवारों और जादुई खजानों की आवश्यकता थी। अगर वे इन्हें सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से खरीदते तो इसमें बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों का खर्च आता। अगर अस्त्र निर्माण कार्यशाला रूपांतरण स्तर के दिव्य अस्त्र बना सकती थी तो इससे उनके बहुत सारे पैसे बचेंगे और उन्हें ऐसे अस्त्र पर्याप्त मात्रा में मिल सकेंगे। हाँ, यह अभी विकसित किया गया है। कुछ दिन पहले जनरल रिया ने परीक्षण करने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया था और फिर जनरल रिया ने कहा कि जल्द से जल्द 2009वें स्तर के उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच बनाए जाने चाहिए। इसलिए मैं प्रबंधक शालिनी से संसाधनों का अनुरोध करने आया था। आचार्य केशव ने कहा। उन्हें लगा कि 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने विराट को परेशान नहीं किया। शायद यह तब सचमुच जश्न मनाने लायक होगा जब वे जन्मजात स्तर का युद्ध व्यूह कवच विकसित करेंगे। वैसे आचार्य केशव, आपका 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच कितना मजबूत है? विराट ने पूछा। हम जनरल रिया के अनुसार यह मोटे तौर पर एक साधारण प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति के बराबर है। आचार्य केशव ने कुछ पल सोचकर कहा। प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति?
विराट यह सुनकर सुखद आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अगर 9वें स्तर का उत्कृष्ट युद्ध व्यूह कवच विकसित किया गया तो इसकी युद्ध शक्ति शायद काफी मजबूत होगी, लेकिन वह सच में अचंभित थे। जनरल रिया, हमारे तलवार संप्रदाय के सैन्य मुख्यालय में वर्तमान में कितने सैनिक अंतिम चरण के आरोहण लोक में हैं? विराट ने जनरल रिया की ओर मुड़कर पूछा। 2 करोड़ से अधिक, जनरल रिया ने कहा। यही कारण है कि मैंने आचार्य केशव से जल्दी से 2000 उच्च स्तरीय 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच बनाने के लिए कहा। इससे हमारी सेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, जिससे हम अंधकार दानव वंश के खिलाफ भविष्य की लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन कोई जानबूझकर हमें रोकने और हमें यह महत्वपूर्ण काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अंत में जनरल रिया ने अपने सामने शालिनी की ओर देखा। रिया, तुम किस पर ताना मार रही हो? जनरल रिया की बातें सुनकर शालिनी तुरंत क्रोधित हो गई, अपनी भौहें उठाते हुए और बर्फीले भाव के साथ गुस्से से चिल्लाई। शालिनी, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें डांटती हूं? जनरल रिया ने पलटकर कहा। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम अभी जानबूझकर हमारे काम में बाधा नहीं डाल रही थी? रुको रुको रुको, ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो। विराट ने सिर दर्द से कराहते हुए अपने हाथ उठाए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। वह कमीना विराट हमेशा उसे बिना बुलाए बाहर मजे करने चला जाता था। यह कमीना शायद सोचता है कि मेरी मौजूदगी के साथ गुस्से से चिल्लाई। शालिनी, अगर मैंने तुम्हें डांट भी दिया तो क्या? जनरल रिया ने पलटकर कहा। उसकी बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम अभी जानबूझकर हमारे काम में बाधा नहीं डाल रही थी? रुको रुको रुको, ठीक है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। विराट ने अपना सिर पकड़ते हुए हाथ उठाए। यह कहते हुए उसे भयानक सिरदर्द महसूस हो रहा था। विराट के शब्द सुनकर शालिनी और जनरल रिया ने नाक भाव सिकोड़ी और अपने चेहरे दूसरी ओर घुमा लिए। उनके हाव भाव देखकर विराट को और भी अधिक लाचारी महसूस हुई। सच कहा जाए तो उसे शालिनी से थोड़ा डर लगता था, लेकिन वह इतने सारे लोगों के सामने पीछे नहीं हट सकता था, वरना क्या उसकी शानदार और ईमानदार छवि बर्बाद नहीं हो जाएगी? पहले से ही यह अफवाहें उड़ रही थीं कि वह अपनी पत्नी से डरता है। अगर वह इतने सारे लोगों के सामने पीछे हट गया तो क्या वे अफवाहें और अधिक नहीं फैल जाएंगी? तब उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? वह अपनी बुद्धिमान और पराक्रमी छवि को कैसे बनाए रख पाएगा? शालिनी, मुझे बताओ, तुम इस बात के लिए सहमत क्यों नहीं हो? विराट ने 2 बार खांसा और शालिनी से पूछा। विराट, क्या तुम्हें पता है कि 2009वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच बनाने में कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है? शालिनी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। कितने? विराट ने संदेह से पूछा। वह शायद ही कभी आचार्य केशव की अस्त्र निर्माण कार्यशाला के मामलों में दखल देता था। उसने तो ये 9वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवच पहले कभी देखे तक नहीं थे। उसे कैसे पता होगा कि इनके लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी? इस सूची को देखो। शालिनी ने विराट को आचार्य केशव का मांगपत्र थमा दिया। विराट ने सूची ली और उसे पढ़ना शुरू किया। जब उसने उसमें वर्णित संसाधनों की विशाल मात्रा देखी तो विराट भी अपनी सांसें थामने से खुद को नहीं रोक सका। विराट, अब तुम्हें पता चला कि 2009वें स्तर के उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध व्यूह कवचों के लिए आवश्यक संसाधन कितने खगोलीय हैं, है ना? विराट की प्रतिक्रिया देखकर शालिनी ने व्यंग्य से कहा। कुछ लोगों को पैसे की कीमत तब तक पता नहीं चलती जब तक वे खुद प्रभारी नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये संसाधन आसमान से टपकते हैं। वे अवास्तविक मांगे करते हैं। क्या वे भोले हैं या बस मूर्ख हैं? शालिनी के शब्द सुनकर विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शालिनी के शब्द किसी भी तरह से विनम्र नहीं थे। वे सीधे जनरल रिया की दुखती रग पर वार कर रहे थे। बारूद की तेज गंध मानो पूरे हॉल को आग लगा रही थी। क्या शालिनी सच में लड़ाई शुरू करने वाली थी? शालिनी, क्या तुम इस जनरल के साथ कुछ हाथ आजमाना चाहती हो? शालिनी की अत्यधिक व्यंग्यात्मक बातें सुनकर जनरल रिया आखिरकार खुद को और नहीं रोक सकी। उसका स्वभाव पहले से ही काफी उग्र था और आज शालिनी द्वारा इतनी बार उकसाए जाने के बाद वह अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो आ जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरती हूं, जनरल रिया? शालिनी ने बिना पीछे हटे वापस घूरा और गुस्से से कहा। ठीक है, ठीक है, क्या तुम दोनों कभी रुकोगी? विराट ने लाचारी से कहा। क्या तुम दोनों पहले शांत नहीं हो सकती और फिर इस पर ठीक से चर्चा नहीं कर सकती? अगर तुम लड़ती भी हो तो क्या तुम्हें लगता है कि इससे समस्या हल हो जाएगी? विराट के शब्द सुनकर शालिनी और जनरल रिया ने फिर से जोर से नाक भौं सिकोड़ी और अपने चेहरे दूसरी ओर घुमा लिए। शालिनी, खजाना विभाग वर्तमान में कितने उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के युद्ध कवचों के निर्माण का समर्थन कर सकता है? विराट ने शालिनी से पूछा। वर्तमान भंडार अधिकतम 500 का ही समर्थन कर सकता है। अगर खनन में तेजी लाई जाए तो हमें कुछ ही समय में 1000 इकट्ठा कर लेने चाहिए। 2000 के लिए संसाधन जुटाने में चाहे अधिकतम मानव शक्ति भी लगा दी जाए तो भी शायद कम से कम 4 या 5 साल लगेंगे, शालिनी ने कहा। वे उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के पदार्थ इकट्ठा करना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन मुख्य बात यह है कि महाविपत्ति लोक के स्तर के पदार्थ खनन करना इतना आसान नहीं है। शालिनी की बात सुनकर विराट तुरंत समझ गया। अब जबकि तलवार संप्रदाय के पास पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप और शून्य समाधि महाद्वीप है, 9वें स्तर के पदार्थ प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है। यहां तक कि जन्मजात स्तर के पदार्थ प्राप्त करना भी मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल महाविपत्ति लोक के स्तर के पदार्थ प्राप्त करना है। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में भी महाविपत्ति लोक के स्तर की आध्यात्मिक खदानें दुर्लभ हैं। इसके अलावा इस प्रकार की खदानें न केवल बिखरी हुई हैं बल्कि खनन के लिए भी कठिन है। यद्यपि तलवार संप्रदाय के पास अब काफी संख्या में पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वे अपना अधिकांश समय साधना में लगाते हैं। केवल युद्ध गुण अर्जित करने के लिए कभी कभार ही अभियान लेते हैं। उन्हें पारलौकिक क्षेत्र की खदानों के खनन के लिए अपना महत्वपूर्ण समय लगाने के लिए राजी करने के लिए संभवतः अत्यंत उदार पुरस्कारों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा 2000 उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच इकाइयों के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए इतने कम समय में इतनी बड़ी मानव शक्ति और संसाधनों को लगाना तलवार संप्रदाय के अन्य विभागों के संचालन को संभावित रूप से बाधित कर सकता है। आखिरकार तलवार संप्रदाय में केवल सेना और अस्त्र निर्माण कार्यशाला ही शामिल नहीं है, बल्कि औषधि कार्यशालाएं, ताबीज व्यूह कार्यशालाएं, गुरु प्रमुख भवन, तलवार भवन और कई अन्य विभाग भी शामिल हैं। अन्य विभागों के सामान्य संचालन को बाधित करने से संभावित रूप से असंतोष पैदा हो सकता है। अंधकार दानव वंश के खिलाफ आगामी लड़ाई की तैयारी के लिए सेना को जल्दी से मजबूत करने की जनरल रिया की इच्छा निस्संदेह एक अच्छा विचार है। हालांकि खजाना विभाग के प्रमुख के रूप में शालिनी पूरे तलवार संप्रदाय के वित्त की प्रभारी थी। उसकी जिम्मेदारियां सेना और अस्त्र निर्माण कार्यशाला से परे फैली हुई थीं। उसे अन्य विभागों के हितों और तलवार संप्रदाय के समग्र संचालन पर भी विचार करना था। इसलिए यह दोनों के बीच सही या गलत का मामला नहीं है, उनकी बस अलग अलग जिम्मेदारियां और दृष्टिकोण थे। शालिनी, क्या तुम तलवार संप्रदाय के सामान्य संचालन को बाधित किए बिना जितनी जल्दी हो सके 1000 उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन इकट्ठा कर सकती हो? विराट ने शालिनी से पूछा। 1000 उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच सैनिक? शालिनी ने यह सुनकर एक पल के लिए सोचा, फिर ऊपर देखा और कहा,
अगर यह केवल 1000 उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच सैनिकों के लिए आवश्यक संसाधन है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। यह अच्छी बात है। तो 1000 उच्च गुणवत्ता वाले 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच सैनिकों के लिए संसाधन इकट्ठा करो। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो पूछने में संकोच मत करना। विराट ने खुशी से कहा। मुझे पता है, मैं संकोच नहीं करूंगी। शालिनी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हुई तो तुम चाहकर भी मुझसे बच नहीं पाओगे। मैनेजर शालिनी, अभी मेरा रवैया थोड़ा गलत था। मैं यहाँ आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया बुरा न माने। इस क्षण जनरल रिया ने अचानक शालिनी के सामने गहरा सिर झुकाया और ईमानदारी से कहा। पहले उसने सोचा था कि शालिनी जानबूझकर उसका सहयोग नहीं कर रही है और जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही है, यही वजह है कि वह इतनी क्रोधित थी। लेकिन अब शालिनी और विराट की बातचीत सुनकर उसे एहसास हुआ कि शालिनी की वास्तव में अपनी कठिनाइयां थीं और वह जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं कर रही थी। यह महसूस करने पर जनरल रिया को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने ईमानदारी से शालिनी से माफी मांगी। जनरल रिया, आप बहुत दयालु हैं। वास्तव में अभी मेरा रवैया थोड़ा अनुचित था, इसलिए कृपया इसे दिल पर न लें। शालिनी ने जल्दी से जनरल रिया को उठने में मदद की। वह जनरल रिया के शब्दों से काफी क्रोधित थी, लेकिन उसकी ईमानदार माफी देखकर उसका क्रोध तुरंत छूमंतर हो गया। वह जानती थी कि जनरल रिया उसकी तरह ही बहुत अभिमानी थी और अपनी छवि को लेकर चिंतित रहती थी। जनरल रिया के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना, विशेष रूप से विराट के सामने, अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। भले ही जनरल रिया ने गलत तरीके से काम किया हो, शालिनी उसकी ईमानदार माफी के लिए उसे पकड़कर नहीं रखना चाहती थी। इसके अलावा चिंतन करने पर उसे एहसास हुआ कि उसका अपना रवैया वास्तव में कुछ खराब था और उसके शब्द थोड़े कठोर थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था कि उनका संघर्ष बढ़ गया। अगर विराट आज नहीं आया होता तो वे वास्तव में हाथापाई पर उतर आती। अगर वे वास्तव में सार्वजनिक रूप से लड़ती तो कोई भी जीते, वे संभवतः सम्मान खो देती और हंसी का पात्र बन जाती। यह सोचकर शालिनी को डर की एक सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उसे और अधिक संयमित होने और भविष्य में आवेगपूर्ण कार्य करने से बचने की आवश्यकता है। वह जानती थी कि उसके प्रतिद्वंद्वी के रूप में केवल जनरल रिया ही नहीं थी, उसके कई अन्य प्रतिद्वंद्वी भी थे। यामिनी, शुभांगी और निहारिका जैसे लोग जनरल रिया की तुलना में कहीं अधिक बड़ा खतरा पैदा करते थे। विशेष रूप से यामिनी और निहारिका, एक ने पहले ही विराट के साथ अपनी शादी पूरी कर ली थी और उसकी एक बेटी थी और दूसरी विराट की वरिष्ठ शिष्या थी जिसके साथ उसका बहुत घनिष्ठ संबंध था। अगर वह जनरल रिया से मौत की लड़ाई लड़ती तो क्या इससे सिर्फ यामिनी, निहारिका और शुभांगी को ही फायदा नहीं होता? आज की घटना के बाद शालिनी ने बार-बार अपने कार्यों पर विचार किया और फैसला किया कि उसे भविष्य में अधिक शांत और बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। आवेग से बचना चाहिए और भावनाओं को अपने निर्णय को धुंधला नहीं करने देना चाहिए। हाँ, यह हुई ना बात। जब हर कोई सामंजस्य में होता है तभी चीजें अच्छी तरह से की जा सकती हैं। विराट ने दोनों को हाथ मिलाते और शांति बनाते देख खुशी से कहा। उसे बहुत गर्व महसूस हुआ कि वे इतनी समझदार थीं। विराट, चिंता मत करो, हम भविष्य में इस संबंध में अधिक सावधान रहेंगे। शालिनी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ, यह सही है, मैं फिर से इतनी आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं करूंगी। जनरल रिया ने भी उसे आश्वस्त किया। वैसे शालिनी, तुम्हारे खजाना विभाग के पास कितने आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं? विराट को अचानक कुछ याद आया और उसने शालिनी से पूछा। खजाना विभाग के पास फिलहाल अन्य संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन आध्यात्मिक पत्थर वर्तमान में तलवार संप्रदाय के लिए सबसे दुर्लभ संसाधन थे। उसकी चिंता मत करो, हमारे खजाना विभाग की सूची में वर्तमान में सैकड़ों अरबों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर हैं, इसलिए हमारे पास फिलहाल आध्यात्मिक पत्थरों की कोई कमी नहीं है। शालिनी ने उसकी ओर देखा और कहा, मूल रूप से खजाना विभाग के लिए सबसे दुर्लभ संसाधन आध्यात्मिक पत्थर थे, लेकिन वर्तमान में आध्यात्मिक पत्थर वह संसाधन थे जिनकी खजाना विभाग के पास सबसे कम कमी थी। यह सब माया की बदौलत था। क्या सैकड़ों अरबों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर? शालिनी की बात सुनकर विराट पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके सबसे मूल्यवान खजानों को छोड़कर उसकी पूरी संपत्ति 10 अरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर भी नहीं थी। और अब शालिनी उसे बता रही थी कि उनके खजाना विभाग का आध्यात्मिक पत्थर का भंडार सैकड़ों अरबों जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच गया है। यह सुनकर विराट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लंबे समय तक स्तब्ध रहने के बाद उसने शालिनी की ओर देखा और पूछा, शालिनी, तुम्हारे खजाना विभाग को इतने सारे जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर कहां से मिले? उसकी चिंता मत करो, वैसे भी हमारे खजाना विभाग के पास अभी आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शालिनी ने अपना हाथ हिलाया और कहा। चूंकि माया यह नहीं बताना चाहती थी कि उसके आध्यात्मिक पत्थर कहां से आए हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसका रहस्य उजागर नहीं कर सकती थी। कहीं ऐसा न हो कि वह महिला सोचे कि उसने उसे धोखा दिया है और उसे दबाने के लिए विराट का इस्तेमाल किया है। शालिनी की बात सुनकर विराट को निराशा की लहर महसूस हुई, लेकिन चूंकि शालिनी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उस पर दबाव नहीं डाल सकता था। आखिरकार उसने शालिनी को खजाना विभाग का प्रबंधन सौंपा था, इसलिए वह उसके मामलों में बहुत अधिक दखल नहीं दे सकता था। मूल रूप से वह सोच रहा था कि अगर खजाना विभाग के पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी है तो वह कुछ आध्यात्मिक पत्थर कमाने के लिए कुछ गोलियां और ताबीज बेचने श्वेत हिम महाद्वीप जा सकता है। उसके पास अभी भी समय था, लेकिन चूंकि खजाना विभाग का आध्यात्मिक पत्थर का भंडार इतना प्रचुर था, उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वैसे भी अगर तुम्हारे खजाना विभाग को कोई कठिनाई आती है तो मुझे समय पर बताना याद रखना। तुम्हें यह सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है, विराट ने कहा। हाँ, मुझे पता है। विराट के दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर शालिनी को अपने दिल में गर्माहट की लहर महसूस हुई। वह अपनी कड़ी मेहनत से नहीं डरती थी। उसे डर था कि विराट इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि विराट उसे बहुत अच्छी तरह समझता है। विराट के शब्दों के साथ उसकी पिछली सभी कठिनाइयां पूरी तरह से सार्थक हो गईं। जनरल रिया, अगर आपकी सेना को कोई ऐसी समस्या आती है जिसे आप हल नहीं कर सकती तो आप कभी भी मेरे पास आ सकती हैं। हमेशा अकेले मजबूत बनने की कोशिश न करें। विराट ने जनरल रिया की ओर मुड़कर कहा। मैं समझती हूँ। जनरल रिया ने सिर हिलाया। यद्यपि उसका स्वर अभी भी अपेक्षाकृत शांत था, विराट के शब्द सुनकर उसका आमतौर पर ठंडा और कठोर चेहरा काफी नरम हो गया था। स्पष्ट रूप से विराट के शब्दों ने उसके दिल को गर्म कर दिया था। शालिनी और जनरल रिया के बीच के मामले को निपटाने के बाद विराट खजाना विभाग में अधिक समय तक नहीं रुका। उसने शून्य समाधि महाद्वीप की यात्रा की और उन 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों के पास गया जिन्हें उसने हड्डी दानव ऊर्जा और स्वर्ग पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को साफ करने के लिए स्थापित किया था। कई वर्षों के अवशोषण और एकत्रीकरण के बाद इन 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों में एकत्रित हड्डी दानव ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा काफी जमा हो गई थी। विराट द्वारा अनंत परम मीनार को 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों से स्वर्ग पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार ने अपना 61वां तारा रोशन कर दिया। विराट ने अनुमान लगाया कि 61वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10,000 खरब 9वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों या 1 करोड़ जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। 61वां तारा रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई,
जो 9वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में 10 करोड़ गुना अधिक तारों की रोशनी के प्रभाव तक पहुंच गई, जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के स्तर के बराबर थी। जब अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी 9वें स्तर के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में 10 करोड़ गुना तक पहुंच गई, जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के स्तर के बराबर थी, तो अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। इस क्षण अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किए गए क्षेत्र का आकार 2 गुना हो गया है, जो 500 शक्ति सिंधु महाद्वीपों के बराबर क्षेत्र तक पहुंच गया है। जो 61वां तारा रोशन हुआ था, उसमें विराट ने एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त की। इस बार विराट ने तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज प्राप्त किया। इस ऋण व्यूह विरासत को प्राप्त करने पर विराट अत्यधिक प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज ठीक वही था जिसकी तलवार संप्रदाय को सख्त जरूरत थी। तलवार संप्रदाय के विकास की गति अत्यंत तीव्र थी। जब से उसने 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करने के लिए प्राचीन महाद्वीप के महान वृक्ष का उपयोग किया था, तब से तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की साधना की गति 1000 गुना से अधिक बढ़ गई थी। प्राचीन महाद्वीप के महान पर्वत से लाए गए चाय के पत्तों से बनी चाय के आश्चर्यजनक प्रभावों के साथ मिलकर इन कारकों के संयुक्त प्रभाव ने तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की साधना गति को 10,000 गुना से अधिक बढ़ा दिया था। इसका मतलब यह था कि पारलौकिक क्षेत्र में एक सफलता, जिसके लिए मूल रूप से दसियों हजार या यहां तक कि सैकड़ों हजार वर्षों की आवश्यकता होती थी, अब तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों की बदौलत कुछ ही वर्षों या 1 दर्जन वर्षों में हासिल की जा सकती थी। अब योद्धाओं का पहला समूह, जो द्वितीय विपत्ति लोक में टूट गया था, जैसे कि उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर और एल्डर रणविजय, इन अविश्वसनीय संसाधनों की मदद से धीरे धीरे द्वितीय विपत्ति लोक की सीमा तक पहुंच गए हैं और तोड़ने के करीब होने चाहिए। यह तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को उपयोग में लाने का ठीक यही समय है। 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों से आध्यात्मिक ऊर्जा और हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करने के बाद विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप के आसमान की ओर देखा और दुनिया में हड्डी दानव ऊर्जा की सांद्रता को ध्यान से महसूस किया। शून्य समाधि महाद्वीप की दुनिया में निहित हड्डी दानव ऊर्जा की सांद्रता को देखते हुए इतने वर्षों में अवशोषण और समाशोधन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अब शून्य समाधि महाद्वीप की दुनिया में निहित हड्डी दानव ऊर्जा की सांद्रता बहुत बहुत कम हो गई है। सफाई की वर्तमान दर पर शून्य समाधि महाद्वीप से हड्डी दानव ऊर्जा को पूरी तरह से मिटाने के लिए 1 या 2 और सफाई चक्र पर्याप्त होने चाहिए। विराट का अनुमान है कि हड्डी दानव ऊर्जा को पूरी तरह से शुद्ध होने में अधिक से अधिक 10 साल लगेंगे, जिस बिंदु पर शून्य समाधि महाद्वीप पूरी तरह से सामान्य हो सकता है। बेशक इस हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करते समय 9 आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह शून्य समाधि महाद्वीप की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित कर लेते हैं। इस हड्डी दानव ऊर्जा को शुद्ध करने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा भी पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगी। इससे शून्य समाधि महाद्वीप आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित बंजर भूमि में बदल जाएगा। हालांकि इसका शून्य समाधि महाद्वीप पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं करते हैं। तलवार संप्रदाय में शामिल होने के बाद से शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को अब आध्यात्मिक ऊर्जा की परवाह नहीं थी। जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में निहित शुद्ध ऊर्जा की तो बात ही छोड़ दें, साधना के लिए उन्हें जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, वे तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से युद्ध गुणों का आदान प्रदान करके प्राप्त किए गए थे। तलवार संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए संसाधन आध्यात्मिक ऊर्जा या जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में कई गुना बेहतर थे। इसलिए शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को इस बात की परवाह नहीं थी कि शून्य समाधि महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है या नहीं। वे शून्य समाधि महाद्वीप के भीतर मौजूद खनिज संसाधनों के बारे में अधिक परवाह करते थे। ये वास्तविक लाभ थे जिनका युद्ध गुणों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था। बेशक जबकि शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व की परवाह नहीं थी, विराट इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरकार शून्य समाधि महाद्वीप अनिवार्य रूप से अब तलवार संप्रदाय की संपत्ति और क्षेत्र था। शून्य समाधि महाद्वीप के वे योद्धा अनिवार्य रूप से तलवार संप्रदाय के लिए काम कर रहे थे। विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप को तलवार संप्रदाय के लिए नागदंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साधना आधार के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। इसके अलावा विराट ने प्रजनन के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप से शून्य समाधि महाद्वीप में बड़ी संख्या में मनुष्यों को स्थानांतरित करने की भी योजना बनाई। इतने विशाल और उपजाऊ क्षेत्र को बर्बाद कैसे किया जा सकता था? केवल पर्याप्त बड़े क्षेत्र के साथ ही पर्याप्त रूप से बड़ी आबादी की खेती की जा सकती थी, और एक बड़ी आबादी तलवार संप्रदाय के विकास और ताकत की नींव थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर तलवार संप्रदाय के निरंतर विकास के साथ विशेष रूप से नागदंत चावल की खेती के बड़े पैमाने पर विस्तार और निहारिका के नेतृत्व में शास्त्र भंडार में शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप अब सार्वभौमिक साधना के युग में प्रवेश कर चुका था। आज शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोग नागदंत चावल खाते हुए बड़े होते हैं, और विराट द्वारा स्थापित महा आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह के प्रभाव में शक्ति सिंधु महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्तमान सांद्रता के लगातार बढ़ने के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप के वर्तमान वातावरण में जन्मे और पले बढ़े बच्चों के पास अत्यंत बेहतर प्रतिभाएं होती हैं। उनकी साधना योग्यता 100 साल पहले के शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में कई गुना बेहतर है। यह ठीक इसी व्यापक लोकप्रिय आधार के कारण है कि तलवार संप्रदाय की सेना के पास सैनिकों की लगभग अटूट आपूर्ति है। यद्यपि तलवार संप्रदाय की सेना वर्तमान में केवल 12 करोड़ कर्मियों की ताकत बनाए रखती है, यह केवल संप्रदाय की अत्यंत कड़ी भर्ती आवश्यकताओं और इसके आकार पर जानबूझकर नियंत्रण के कारण है। अगर तलवार संप्रदाय इन प्रतिबंधों को ढीला कर दे और बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करे, तो उसकी सेना कुछ ही समय में तेजी से विस्तार करेगी। इसके अलावा तलवार संप्रदाय को आवेदकों की कमी के बारे में कोई चिंता नहीं है। इसके शासन और शिक्षा प्रणाली के तहत पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोग तलवार संप्रदाय में शामिल होना एक सम्मान मानते हैं। सेना में प्रवेश करना यकीनन संप्रदाय में शामिल होने का सबसे सुविधाजनक मार्ग है। हर साल शक्ति सिंधु महाद्वीप के अनगिनत लोग तलवार संप्रदाय की सेना में भर्ती होने के लिए जी जान से लड़ते हैं। तलवार संप्रदाय के शासन के तहत शक्ति सिंधु महाद्वीप के लोग शांति और समृद्धि से रहते हैं, और सभी को उनकी कड़ी मेहनत के लिए समृद्ध पुरस्कार मिलते हैं। यह वातावरण सभी को असीम आशा और लड़ने की भावना से भर देता है, और वे सभी इसे संजोते हैं। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में लगभग हर कोई तलवार संप्रदाय के लिए मौत तक लड़ने और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को तैयार है। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप निडर व्यक्तियों से भरा है। यह ठीक इसी भावना और विश्वास के कारण है कि तलवार संप्रदाय की सेना के पास अत्यंत उच्च लड़ने की इच्छा और मनोबल है। हर बाहरी युद्ध में ये सैनिक लगभग सभी निडर होते हैं। यही मूल कारण है कि तलवार संप्रदाय की सेना हर लड़ाई में विजयी होती है, और यहाँ तक कि अत्यंत खतरनाक विपत्ति का सामना करने पर भी वे अंत तक लड़ सकते हैं और पासा पलट सकते हैं। इस भावना और विश्वास के बिना तलवार संप्रदाय अनगिनत बार मिट गया होता। आपको समझना होगा, उन अविश्वसनीय रूप से खतरनाक लड़ाइयों में विराट अकेला इतने क्रूर दुश्मन को नहीं हरा सकता था। एक बार जब तलवार संप्रदाय की सेना ढह गई और सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया, तो विराट की अपार क्षमताओं के बावजूद वह स्थिति को उलटने में शक्तिहीन होगा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे सैनिक, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक क्यों न हो,
या उन्हें कितने भी बलिदानों का सामना करना पड़े, डटे रहे और अंत तक लड़े कि वे पासा पलटने में कामयाब रहे। जैसे सेनापति क्रूर के नेतृत्व वाली अंधकार दानव वंश की सेना के खिलाफ लड़ाई, जो यकीनन तलवार संप्रदाय के लिए सबसे खतरनाक लड़ाई थी। यह ठीक तलवार संप्रदाय की निडरता और बलिदान की भावना के कारण था, उच्च श्रेणी के विशेषज्ञों से लेकर साधारण सैनिकों तक, जो सभी बहादुरी से मौत का सामना कर रहे थे, कि उन्होंने अंततः प्रतीत होने वाली अजेय अंधकार दानव वंश की सेना को हरा दिया। अंत तक लड़ने की इस भावना के बिना तलवार संप्रदाय उस लड़ाई को नहीं जीत सकता था। उस लड़ाई के बाद तलवार संप्रदाय अपने शासन और शिक्षा प्रणालियों द्वारा खेती की गई विशाल आबादी के कारण अपनी ताकत जल्दी से हासिल करने में सक्षम था। उस लड़ाई के बाद से विराट ने जनसंख्या के आकार के महत्व को भी गहराई से समझ लिया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए उन्हें समायोजित करने के लिए एक पर्याप्त बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। जैसे जैसे शक्ति सिंधु महाद्वीप विकसित और समृद्ध हुआ, इसकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। सिर्फ 100 सालों में शक्ति सिंधु महाद्वीप की जनसंख्या लगभग चौगुनी हो गई। सौभाग्य से पूरा शक्ति सिंधु महाद्वीप अब तलवार संप्रदाय का क्षेत्र है और अधिशेष आबादी को उत्तरी महाद्वीप, उत्तर पूर्वी महाद्वीप, दक्षिण पश्चिम महाद्वीप और यहां तक कि पूर्वी सागर के कुछ बड़े द्वीपों में स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ लोगों को नवधारा महाद्वीप में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। दांव संघ के विरासत स्थल के गुप्त क्षेत्र को भी विराट द्वारा आध्यात्मिक जड़ी बूटी की खेती के आधार में बदल दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोगों को स्थानांतरित किया गया है। उपाध्यक्ष दिवाकर ने स्वाभाविक रूप से विराट के कार्यों पर आपत्ति नहीं जताई और पूरे दांव संघ ने सर्वसम्मति से विराट के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनके विचार में खेती के लिए इतनी बड़ी और उपजाऊ भूमि को अप्रयुक्त छोड़ना एक जबरदस्त बर्बादी थी। विरासत की भूमि का क्या फायदा था अगर वह सिर्फ खाली जमीन थी? क्या वहां अपने आप नागदंत चावल या आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाएंगी? दांव संघ की विरासत की भूमि को कभी इसके योद्धाओं द्वारा पवित्र स्थल माना जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसे केवल खेती के लिए एक अच्छी जगह के रूप में देखा। जहां तक इसके भीतर छिपे तथाकथित खजानों और संसाधनों का सवाल है, वे उनकी नजर में पूरी तरह से महत्वहीन थे। वे उनका उपयोग केवल खजाना विभाग में साधना संसाधनों के आदान प्रदान के लिए करेंगे। वे पूरी तरह से बेकार थे। विरासत मीनार में दी गई मार्शल आर्ट तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार में मौजूद मार्शल आर्ट से कम उन्नत और कम संख्या में थी, इसलिए उन्हें और भी कम परवाह थी। विराट ने शून्य समाधि महाद्वीप के आकाश की ओर देखा, यह गणना करते हुए कि एक बार जब हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी तो उसे शून्य समाधि महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में महाआध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित करने की आवश्यकता होगी। पर्याप्त बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित करके ही शून्य समाधि महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम समय में ठीक हो सकती है। अन्यथा यदि शून्य समाधि महाद्वीप ब्रह्मांड से ऊर्जा निकालने और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने के लिए खुद का इंतजार करता है, तो यह अज्ञात है कि सामान्य होने में कितना समय लगेगा। विराट शून्य समाधि महाद्वीप को जितनी जल्दी हो सके नागदंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए एक नए रोपण आधार में बदलने की सोच रहा था, इसलिए वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। हड्डी दानव ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को साफ करने के बाद विराट शून्य समाधि महाद्वीप पर अधिक समय तक नहीं रुका। इसके बजाय वह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया, अपने निवास पर वापस गया और तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को समझने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। शून्य समाधि महाद्वीप, स्वर्गीय मोहर। एल्डर पवन ने आकाश की ओर देखा और दुनिया में हड्डी दानव ऊर्जा की सांद्रता को महसूस किया। हड्डी दानव ऊर्जा की सांद्रता फिर से काफी कम हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए शून्य समाधि महाद्वीप की हड्डी दानव ऊर्जा को 10 साल से भी कम समय में पूरी तरह से साफ किया जा सकता है, एल्डर पवन ने बहुत खुशी के साथ कहा। एल्डर पवन, भले ही शून्य समाधि महाद्वीप की हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, मेरा अनुमान है कि बहुत कम लोग वहां रहना चाहेंगे जब तक कि वे 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने के लिए बैंगनी तलवार संप्रदाय में नहीं जाते। एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो बगल में खड़े थे। अब वे लोग शक्ति सिंधु महाद्वीप को अपने घर की तरह और भी अधिक मानते हैं। यह सच है, उन लोगों को अब तलवार संप्रदाय से जुड़ाव की अधिक मजबूत भावना महसूस होती है, लेकिन आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। आखिरकार केवल तलवार संप्रदाय ही उन्हें एक उज्जवल भविष्य और मजबूत उम्मीद दे सकता है। एल्डर पवन ने आह भरी, उनकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। तलवार संप्रदाय के पास जो संसाधन थे वे चमत्कारी थे, इसकी एकजुटता मजबूत थी और इसकी व्यवस्था निष्पक्ष और न्याय संगत थी। सच में कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। यहां तक कि शून्य समाधि महाद्वीप के लंबे इतिहास में भी एल्डर पवन ने कभी तलवार संप्रदाय जैसा कोई संप्रदाय नहीं देखा था। उन योद्धाओं का तो जिक्र ही क्या जो तलवार संप्रदाय से जुड़ाव की इतनी मजबूत भावना महसूस करते थे। यहां तक कि वह एल्डर पवन अब तलवार संप्रदाय को अपना सच्चा संप्रदाय मानते थे। भाई विराट से मिलना हमारे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए सौभाग्य की बात है और एक जबरदस्त अवसर है। किसने सोचा होगा कि हमारे शून्य समाधि महाद्वीप का भविष्य इतना उज्जवल होगा। अंत में कुछ कहने से पहले एल्डर पवन लंबे समय तक चुप रहे। सच कहा जाए तो विराट से मिलना और तलवार संप्रदाय में शामिल होना वास्तव में उनके जीवन में अब तक का सबसे बड़ा अवसर था। न केवल उसने द्वितीय विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों की मदद से उसने तेजी से द्वितीय विपत्ति लोक की सीमा तक साधना भी की थी। अब वह तृतीय विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं था। इतनी भयानक साधना गति ने एल्डर पवन को भी पूरी तरह से चकित कर दिया था। यहां तक कि शून्य समाधि महाद्वीप के सबसे समृद्ध काल के दौरान सर्वोत्तम साधना संसाधन दिए जाने पर भी वह इतनी आश्चर्यजनक साधना गति प्राप्त नहीं कर सकता था। वर्तमान में एल्डर पवन हमेशा स्वर्गीय मोहर पर तैनात नहीं थे। चूंकि एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण भी द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंच चुके थे, इसलिए वे तीनों स्वर्गीय मोहर की रक्षा करने के लिए बारी बारी से काम करते थे, जबकि अन्य दो 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने के लिए बैंगनी तलवार संप्रदाय जाने के लिए समय निकालते थे। अन्यथा 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की मदद के बिना एल्डर पवन की साधना की गति इतनी तेज नहीं होती। एल्डर लक्ष्मण आज यहाँ हैं क्योंकि वे अभी अभी बैंगनी तलवार संप्रदाय से लौटे हैं। एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण में से एल्डर लक्ष्मण की मार्शल आर्ट प्रतिभा सबसे कमजोर है और वह केवल सबसे कम समय के लिए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का सामना कर सकते हैं। भले ही वह हर बार 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश करने पर केवल थोड़े समय तक ही सह सकते थे, एल्डर लक्ष्मण वहां आधे महीने से अधिक नहीं रह सकते थे। यह इसलिए था क्योंकि 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह न केवल भौतिक शरीर को पीड़ा देता था, बल्कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति को भी अद्वितीय यातना देता था। एक अविश्वसनीय रूप से लचीली इच्छा शक्ति के बिना केवल साधना स्तर होने से वह 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। एल्डर लक्ष्मण की मार्शल आर्ट प्रतिभा अपेक्षाकृत कमजोर थी और वह बूढ़े और कमजोर भी हो रहे थे। हालांकि तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों ने उनके शरीर को जमा बना दिया था, फिर भी वह पीछे थे। आखिरकार अगर वह उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों को प्राप्त कर सकते थे तो अन्य योद्धा भी कर सकते थे। वह पहले से ही शुरुआती बिंदु पर दूसरों से पीछे थे और बाद में पकड़ना आसान नहीं होगा। इसके अलावा एल्डर लक्ष्मण की खुद की बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी।
वह शून्य समाधि महाद्वीप के वर्तमान मामलों की स्थिति से पहले ही संतुष्ट थे और उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वह खुद कितनी दूर तक साधना कर सकते हैं। एल्डर पवन और एल्डर शेखर के विपरीत, एक को मार्शल आर्ट का अद्वितीय जुनून था और दूसरा युवा और मजबूत था, अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। अगर वे पकड़ना चाहते थे तो वे अभी भी तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की गति के साथ तालमेल बिठा सकते थे। एल्डर पवन, मैं यहाँ पहरा दूंगा। आपको साधना करने के लिए बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर जल्दी करनी चाहिए। हमारा शून्य समाधि महाद्वीप आप और एल्डर शेखर पर निर्भर है। यदि आप और एल्डर शेखर भी तलवार संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा बहुत पीछे छूट जाते हैं तो हमारा शून्य समाधि महाद्वीप वास्तव में अपना सम्मान खो देगा। एल्डर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तलवार संप्रदाय में मजबूत एकजुटता थी, फिर भी इसके भीतर कई गुट थे। ये गुट खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हुए गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उनके लिए यह सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय था। जब से शून्य समाधि महाद्वीप का तलवार संप्रदाय में विलय हुआ, इसके योद्धा स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के भीतर एक महत्वपूर्ण गुट बन गए। ठीक है, तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूं, मैं अब जाऊंगा। यह सुनकर एल्डर पवन ने जल्दबाजी में कहा। हालांकि वह जानते थे कि एल्डर लक्ष्मण ज्यादातर मजाक कर रहे थे, एल्डर पवन ने खुद इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। शून्य समाधि महाद्वीप गुट के नेता के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ना था। इसके अलावा उनकी ताकत तलवार संप्रदाय के भीतर शून्य समाधि महाद्वीप के प्रभाव को काफी बढ़ा देगी। यदि उनकी ताकत बहुत पीछे रह जाती है तो उन्हें धीरे धीरे संप्रदाय के भीतर हाशिए पर डाला जा सकता है। हालांकि तलवार संप्रदाय इस कारण से उनके योद्धाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक होगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, विराट का निवास अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के अंदर। एक महीने के अध्ययन के बाद विराट ने अंततः तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के ऋण को पूरी तरह से समझ लिया। इसके बाद उसने ताबीज को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री रहस्यमय विद्युत पत्थर थी। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से खरीदा गया निम्न श्रेणी का महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर केवल द्वितीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, न कि तृतीय स्तर वाले के लिए। सौभाग्य से उसके निर्मल अवतार के पास अभी भी सप्तखड्ग अमर भवन से प्राप्त मध्य श्रेणी महाविपत्ति रहस्यमय विद्युत पत्थर की काफी मात्रा थी, जिसे तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता था। इसके अलावा प्राचीन महाद्वीप से काटे गए बड़े पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं से उसने जो ताबीज का कागज बनाया था वह तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खींचने के लिए पर्याप्त से अधिक था। एक महीने के शोधन के बाद विराट अंततः तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज को परिष्कृत करने में सफल रहा। जैसे ही विराट तृतीय स्तर नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने वाला था, उसके मन में अचानक एक विचार आया और उसने स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर देखा, जो 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना कर रहा था। इस क्षण स्वर्ण ड्रैगन अवतार से एक अत्यंत गहन आभा निकल रही थी। तुरंत बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से हवा में उड़ गया, एक विशाल दिव्य ड्रैगन में बदल गया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में चक्कर लगा रहा था। यह दिव्य ड्रैगन अपनी अविश्वसनीय रूप से गहन साधना तकनीकों को बदलते हुए आकाश में मुड़ा और घूमा। कुछ देर बाद विशाल दिव्य ड्रैगन झिलमिलाया और वापस एक सुनहरे वस्त्रधारी युवक में बदल गया। मानव रूप में वापस बदलने के बाद स्वर्ण ड्रैगन अवतार चमका और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। अभी अभी स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे परिवर्तन के चौथे स्तर को तोड़ दिया था। साधना तकनीकों में इस सफलता के साथ उसका क्षेत्र जल्द ही द्वितीय विपत्ति लोक में टूट जाएगा। इसलिए स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और द्वितीय विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करने की तैयारी के लिए तुरंत शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। विराट का मुख्य शरीर उसके पीछे नहीं गया, बल्कि उसके बजाय क्रॉस लेग बैठ गया। अपना सारा ध्यान स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर केंद्रित कर दिया। भले ही विराट को अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर बहुत भरोसा था, फिर भी वह विपत्ति का सामना करते समय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। इस क्षण न केवल विराट के मुख्य शरीर बल्कि उसके निर्मल अवतार ने भी अपना अधिकांश ध्यान स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर केंद्रित किया। विचलित होने की हिम्मत नहीं की। शून्य समाधि महाद्वीप, बैंगनी तलवार संप्रदाय। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक गर्जना के साथ उसमें से एक शक्तिशाली आभा निकली। इस क्षण विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंच गया था। जैसे ही विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचा, बैंगनी तलवार संप्रदाय के ऊपर आकाश में घने विपत्ति के बादल तेजी से इकट्ठा होने और उठने लगे। बूम! जल्द ही स्वर्गीय विपत्ति उतरी, विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर प्रहार किया। बिजली के इस पहले बोल्ट का सामना करते हुए विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने न तो चकमा दिया और न ही बचा, जिससे बिजली उस पर गिर गई। उसका भौतिक शरीर, जो 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा सुदृढ़ था, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था। ये पिछली बिजलियां उसे गुदगुदी करने से अलग नहीं थीं। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचने की खबर तेजी से फैल गई और अनगिनत योद्धा खबर सुनने के बाद बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। अरे मूर्ख बाघ, नीलिमा कहाँ है? वैदेही ने चारों ओर देखा और देखा कि शार्दूल के साथ केवल विशाल कछुआ और उसका गुरु एल्डर दुष्यंत था, लेकिन उसने नन्ही चिड़िया या माया को नहीं देखा। तार्किक रूप से कहा जाए तो नीलिमा और माया को विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की सफलता जैसी बड़ी घटना को नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब उन दोनों में से कोई भी घटना स्थल पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही हूँ। जैसे ही वैदेही ने बोलना समाप्त किया, पीछे एक आवाज गूंज उठी। वैदेही ने मुड़कर उस दिशा में देखा तो नीलिमा और माया को जल्दबाजी में उड़ते हुए आते देखा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आई, बस मुझे किसी काम से देरी हो गई, बस इतना ही। वैदेही, बकवास मत करो। नीलिमा वैदेही के सामने उड़ी, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और चिल्लाते हुए। उसने और माया ने अभी अभी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना समाप्त किया था और शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट रही थी जब उन्होंने सुना कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार सफल हो रहा है। यह खबर सुनकर नीलिमा और माया दोनों चौंक गए। आज विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंच रहा था। अगर वह और माया वहां नहीं होते तो यह अनिवार्य रूप से दूसरों के मन में संदेह पैदा करता। एक बार जब अन्य लोग उत्सुक हो जाते और आगे की जांच करते तो उनका रहस्य अंततः उजागर हो जाता। हालांकि एक बार जब अधिक लोगों को यह रहस्य पता चल जाएगा तो विराट को भी अंततः पता चल जाएगा और फिर वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए यह खबर मिलने पर नीलिमा और माया जल्दबाजी में शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर भागे। सौभाग्य से वे समय पर पहुंच गए। नीलिमा, मैं तो बस इसका संक्षेप में जिक्र कर रही थी, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? वैदेही ने कहा। नीलिमा की उत्तेजित अवस्था पर कुछ अवाक रह गई। तुम बकवास कर रही हो, मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूं। नीलिमा ने तुरंत जवाब दिया। मैं अभी अभी यहां पहुंची हूं और अभी तक शांत नहीं हुई हूं। नीलिमा की बेतुकी बकवास सुनकर शार्दूल ने उसकी ओर देखा। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह मूर्ख चिड़िया किस बात से चिंतित थी।
हालांकि चूंकि उसने अपना रहस्य उजागर न करने का वादा किया था, इसलिए शार्दूल स्वाभाविक रूप से दखल नहीं देगा। हालांकि वह और मूर्ख चिड़िया आपस में नहीं बनती थी। वह बाघ भगवान हमेशा खुले तौर पर और ईमानदारी से काम करता था और उससे निपटने के लिए ऐसी तुच्छ चालों का उपयोग करने का तिरस्कार करता था। इसके अलावा बाघ भगवान अपनी बात का पक्का है, हमेशा अपने वादे निभाता है, वह अपनी बात से मुकरने वाला नहीं है। अरे मूर्ख बाघ, विराट ने अब तक कितनी आसमानी बिजलियों को पार कर लिया है? विषय बदलने के लिए माया ने शार्दूल की ओर देखते हुए पूछा। माया, बाघ भगवान के प्रति अधिक विनम्र रहो, अन्यथा बाघ भगवान को परवाह नहीं होगी कि तुमने द्वितीय विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त की है या नहीं। मैं पहले तुम्हें पीटूंगा। शार्दूल ने उसकी ओर देखा और कहा। हालांकि नीलिमा और माया के द्वितीय विपत्ति लोक में पहुंचने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने का समझौता हुआ था। अगर यह महिला बहुत दूर चली गई तो बाघ भगवान को पहले ही उसे सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हम मूर्ख बाघ, तुम्हारे बारे में ऐसा क्या महान है? अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हम किसी और से पूछ लेंगे। नीलिमा शार्दूल के घमंडी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने तुरंत जवाब दिया। शार्दूल के जवाब का इंतजार किए बिना वह तुरंत चंपा के पास गई और पूछा, दीदी चंपा, विराट ने अब तक कितनी आसमानी बिजलियों को पार कर लिया है? शार्दूल नीलिमा की बातें सुनकर शुरू में पलटवार करना चाहता था, लेकिन नीलिमा को चंपा के बगल में देखकर वह तुरंत सहम गया और जो शब्द पहले से ही उसके होठों पर थे उन्हें निगल गया। दीदी चंपा बॉस की सबसे प्यारी महिलाओं में से एक थी, वह उन्हें क्रोधित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। युवा मास्टर पहले ही 13 आसमानी बिजलियों को पार कर चुके हैं। चंपा थोड़ा मुस्कुराई। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को बिजली में नहाते हुए देखकर उसकी आंखें तारों से भर गईं। उसकी प्रशंसा और पूजा स्पष्ट थी। युवा मास्टर वास्तव में अद्भुत है। 13वीं आसमानी बिजली जो दूसरों के लिए जबरदस्त खतरा पैदा करती है, युवा मास्टर के लिए बिल्कुल महत्वहीन है। युवा मास्टर वास्तव में पूरे इतिहास में एक अद्वितीय मार्शल आर्ट जीनियस है, चंपा ने प्रशंसा के साथ कहा, दूर विपत्ति से गुजर रहे विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को देखते हुए। चंपा के प्रशंसा से भरे शब्द सुनकर हिमशिखा मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने होंठ सिकोड़ लिए उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वह कितनी भी नाराज क्यों न हो, उसे चंपा के शब्दों का खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, क्योंकि विराट वास्तव में पूरे इतिहास में एक अद्वितीय मार्शल आर्ट जीनियस था। आज तक उसने विराट के तुलनीय मार्शल आर्ट कौतुक के बारे में सुना भी नहीं था, देखा तो दूर की बात है। भले ही उसका क्षितिज अब व्यापक था और उसने पहले की तुलना में अधिक किताबें पढ़ी थीं, उसने कभी भी ऐसे अविश्वसनीय मार्शल आर्ट कौतुक का कोई रिकॉर्ड नहीं देखा था। इसके अलावा उसके सामने विपत्ति से गुजर रहा व्यक्ति विराट का असली रूप नहीं था, बल्कि केवल उसका एक अवतार था। फिर भी यह पहले से ही इतना आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। यदि विराट का असली रूप भी महाविपत्ति लोक में साधना करता तो उसकी विपत्ति का दृश्य कितना आश्चर्यजनक होता, यह अकल्पनीय था। तलवार संप्रदाय में हर कोई जानता था कि विराट के विभिन्न शरीरों में से उसका असली रूप सबसे आश्चर्यजनक और असाधारण प्रतिभा का धनी था, जबकि उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार अभी भी कुछ हद तक बोधगम्य था। उसका असली रूप हर किसी की समझ से परे था। भीड़ की पूरी तरह से चकित नजरों के तहत विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने एक के बाद एक आसमानी बिजली का सामना किया। जल्द ही आसमान से 16 बिजलियां गिर चुकी थीं। फिर भी विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अविचलित रहा, जिससे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बिजली उस पर लगातार बमबारी कर सके। लेकिन यहां तक कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली 16वीं बिजली भी विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की भौतिक सुरक्षा को भेद नहीं सकी, जिससे उसे महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। बूम! जल्द ही 17वीं आसमानी बिजली आसमान से गिरी, जो विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से टकराई। इस बार भयानक रूप से शक्तिशाली बिजली ने अंततः विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को थोड़ा डगमगा दिया। आसमानी बिजली ने अंततः स्वर्ण ड्रैगन अवतार को तोड़ दिया। इसकी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भौतिक रक्षा ने विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को एक मामूली चोट पहुंचाई। हालांकि यह मामूली चोट केवल एक सांस में पूरी तरह से ठीक हो गई। जब 18वीं आसमानी बिजली आसमान में विपत्ति के बादलों से नीचे उतरी तो विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने ऊपर देखा, हंसा और आसमानी बिजली पर एक मुक्का मारा। गर्जना! जैसे ही विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने इस मुक्के को छोड़ा, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक मुट्ठी का इरादा एक स्पष्ट रूप से परिभाषित दिव्य ड्रैगन प्रेत में संघनित हो गया, जो आसमानी बिजली की ओर दौड़ रहा था। यह दिव्य ड्रैगन प्रेत 18वीं आसमानी बिजली से टकराया, जिससे एक बहरा कर देने वाली गर्जना पैदा हुई, जिसने 18वें बोल्ट को आसानी से चकनाचूर कर दिया। भयानक मुट्ठी का इरादा अपने शेष बल के साथ सीधे आकाश में विपत्ति के बादलों की ओर फट गया। उस अतुलनीय रूप से शक्तिशाली मुट्ठी के इरादे की बमबारी के तहत आकाश में विपत्ति के बादलों का घना भंवर एक ही मुक्के से सीधे उड़ गया। उस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर हर कोई फिर से अपनी सांसें थामने से खुद को नहीं रोक सका। पिछली बार जब विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार प्रथम विपत्ति लोक में टूट गया था तो यह केवल एक तलवार के प्रहार से विपत्ति के बादलों को 2 भागों में विभाजित करने में कामयाब रहा था, लेकिन अब इसने एक ही मुक्के से सीधे विपत्ति के बादलों को चकनाचूर कर दिया। यह लड़का और भी भयानक होता जा रहा है। हर कोई देख सकता था कि इस बार द्वितीय विपत्ति लोक में विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की सफलता प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की तुलना में बहुत आसान थी। इस अंतिम हमले को छोड़कर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पिछले 17 आसमानी बिजली के हमलों में हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे वे इस पर बमबारी कर सकें। बॉस, सच में कमाल है। उस दृश्य को देखकर शार्दूल आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सका। जब वह द्वितीय विपत्ति लोक में टूटा तो वह भी 18 आसमानी बिजली के हमलों से गुजरा, लेकिन वह विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार जैसी आसानी हासिल नहीं कर सका। इससे पता चला कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वितीय विपत्ति लोक में टूटने की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। शार्दूल को ठीक-ठीक पता था कि विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपनी ताकत कैसे हासिल की थी। यह पूरी तरह से विराट के आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन साधना और प्रशिक्षण के कारण था। उसे याद था कि जब विराट ने पहली बार यह स्वर्ण ड्रैगन अवतार प्राप्त किया था तो उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा अपनी तुलना में बहुत कम थी, लेकिन अब स्वर्ण ड्रैगन अवतार के निरंतर और कठिन प्रशिक्षण के साथ इसकी युद्ध शक्ति ने न केवल इसके साथ पकड़ बना ली थी, बल्कि इसे पार भी कर लिया था। इस सब के लिए शार्दूल अपार प्रशंसा से भर गया था। वह विराट के परिश्रम या दृढ़ता के साथ साधना नहीं कर सकता था। यहां तक कि केवल 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर प्रशिक्षण लेते हुए भी वह विराट के समर्पण को बनाए नहीं रख सका। वह हार मानने से पहले कुछ ही वर्षों तक टिक सकता था, लेकिन विराट लगातार प्रशिक्षण के लिए 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करता था। तुरंत अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू करने से पहले केवल एक छोटा ब्रेक लेता था। बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर भव्य विराट को देखते हुए शार्दूल ने गुप्त रूप से संकल्प लिया कि उसे भी आने वाले समय में लगन से साधना करने के लिए समय निकालना चाहिए और बहुत अधिक आराम नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह अपने नेता को निराश कर दे। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपनी विपत्ति पूरी करने के बाद उसने बैंगनी तलवार संप्रदाय के आसपास की भीड़ पर नजर डाली और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, उत्साह खत्म हो गया है, हर कोई जा सकता है। विराट की बात सुनकर भीड़ अपने अपने काम में लग गई। भीड़ केवल विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने के तमाशे को देखने आई थी। किसी को विश्वास नहीं था कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार अपनी विपत्ति में विफल हो जाएगा। कोई और अपनी विपत्ति में विफल हो सकता है, लेकिन विराट संभवतः विफल नहीं हो सकता था। सबके मन में विराट लगभग सर्वशक्तिमान था।
अब जबकि उत्साह खत्म हो गया था, तितर बितर होने का समय आ गया था। आजकल तलवार संप्रदाय में रूपांतरण लोक विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या के साथ रूपांतरण लोक में प्रवेश करना एक आम घटना बन गई थी। शुरुआत के विपरीत जब तलवार संप्रदाय का कोई भी योद्धा महाविपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करता था तो हर कोई बहुत खुश होता था। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज और महाविपत्ति गोली के अस्तित्व का मतलब था कि तलवार संप्रदाय के किसी भी योद्धा के लिए महाविपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से निश्चित था। लगन से साधना करके कोई भी उस मुकाम तक पहुंच सकता था। नीलिमा, चलो चलें। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की बातें सुनने के बाद नीलिमा ने माया को जाने का इशारा करते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। वे जाने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई, छोटी मूर्ख चिड़िया, तुम कहां जा रही हो? यह सुनकर नीलिमा स्तब्ध रह गई। उसने मुड़कर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ओर देखा और कहा, निश्चित रूप से मैं जा रही हूं। क्या तुमने अभी हमें तितर-बितर होने के लिए नहीं कहा था? मैंने सभी को तितर-बितर होने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने उसकी ओर घूरते हुए कुछ संदेह के साथ पूछा। पिछले कुछ वर्षों में तुम कहां थी? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, हमेशा भूत की तरह प्रकट और गायब होती रहती हो। हालांकि नीलिमा पहले अक्सर ताबीज व्यूह कार्यशाला में माया के साथ घूमती थी, वह आमतौर पर उसे इतने लंबे समय तक नहीं छोड़ती थी। अधिक से अधिक हर 6 महीने या 1 साल में नीलिमा थोड़ी देर साधना करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौट आती थी या उससे साधना संसाधन मांगने के लिए वापस जाती थी। लेकिन अब यह छोटी मूर्ख चिड़िया पूरे 3 साल तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर नहीं लौटी थी, जिससे विराट को शक हुआ। मैं कहीं नहीं गई, मैं बस शक्ति सिंधु महाद्वीप या शून्य समाधि महाद्वीप में घूम रही थी। यह सुनकर नीलिमा घबरा गई। वह जानती थी कि पिछले 3 वर्षों में उसके कार्यों ने विराट का संदेह पैदा कर दिया था। हालांकि नीलिमा यह भी जानती थी कि उसे शांत रहने की जरूरत है, अन्यथा घबराई हुई अभिव्यक्ति दिखाने से केवल विराट का संदेह बढ़ेगा। तुम सारा दिन घूमते हुए क्या कर रही हो? विराट ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें देखो, पूरे 3 साल बीत चुके हैं और तुम्हारी साधना में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। आज से तुम और माया मेरे साथ वापस साधना करने आ रही हो। विराट ने नीलिमा पर बहुत अधिक शक नहीं किया। आखिरकार मूर्ख छोटी चिड़िया और माया स्वाभाविक रूप से चंचल थे। यह काफी संभव था कि वह पिछले 3 वर्षों से माया के साथ शून्य समाधि महाद्वीप में घूम रही थी। आखिरकार सच कहा जाए तो उसने खुद अभी तक पूरे शून्य समाधि महाद्वीप का सही मायने में पता नहीं लगाया था। हालांकि उसने कई बार शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया था, लेकिन वह हमेशा कुछ परिचित जगहों पर ही जाता था। शून्य समाधि महाद्वीप विशाल था, शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार का 4 या 5 गुना और मोटे तौर पर श्वेत हिम महाद्वीप के आकार का था। पूरे महाद्वीप का पता लगाने में संभवतः काफी समय लगेगा। पहला, विराट हमेशा समय की कमी से जूझ रहा था और उसके पास महाद्वीप का पूरी तरह से पता लगाने की फुर्सत नहीं थी। दूसरा, कोई जरूरत नहीं थी। शून्य समाधि महाद्वीप अब तलवार संप्रदाय के नियंत्रण में था, जबकि विराट ने खुद व्यक्तिगत रूप से हर कोने का पता नहीं लगाया था। संप्रदाय के योद्धाओं ने हाल के वर्षों में हर क्षेत्र की गहन जांच की थी। हालांकि विराट ने व्यक्तिगत रूप से महाद्वीप के हर इंच को पार नहीं किया था, लेकिन उसे इसकी समग्र स्थिति की सामान्य समझ थी। यदि सटीक नहीं तो शून्य समाधि महाद्वीप का सबसे व्यापक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति संभवतः शालिनी थी। तलवार संप्रदाय के वित्त की प्रभारी सर्वोच्च पद की व्यक्ति के रूप में उसे इस बात की गहन जांच करने की आवश्यकता थी कि शून्य समाधि महाद्वीप के पास कितने खनिज संसाधन और दुर्लभ खजाने हैं। शून्य समाधि महाद्वीप की समग्र स्थिति के बारे में विराट की समझ शालिनी से ही आई है। शालिनी ने पूरे शून्य समाधि महाद्वीप का अविश्वसनीय रूप से विस्तृत नक्शा पहले ही खींच लिया है। उसे ठीक ठीक पता है कि खदानें कहाँ हैं, उनके स्तर क्या हैं और स्थानीय विशिष्टताएं और दुर्लभ खजाने कहाँ हैं। यहाँ तक कि शून्य समाधि महाद्वीप के सर्वोच्च पद के अधिकारी एल्डर पवन को भी शालिनी की तुलना में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। किसने कहा कि हमारी साधना में सुधार नहीं हुआ है? हमारी ताकत 3 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक है। विराट की बात सुनकर नीलिमा ने तुरंत पलटवार किया। इतनी कम प्रगति के साथ तुम इसे सुधार कहने की हिम्मत करती हो? नीलिमा की बात सुनकर विराट ने उनकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, मूर्ख छोटी चिड़ियों, क्या तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती? पिछले 3 वर्षों में नीलिमा और माया की साधना में काफी सुधार हुआ था, लेकिन वह साधारण योद्धाओं की तुलना में था। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की साधना गति की तुलना में पिछले 3 वर्षों में नीलिमा और माया की प्रगति बहुत अधिक साधारण थी। तुम दोनों को हाल ही में कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। मेरे साथ वापस आओ और आज्ञाकारी रूप से एकांत में साधना करो। विराट ने उनसे कहा, इस बार जब तक तुम मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेती, तब तक तुम में से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि वह आमतौर पर नीलिमा और माया की साधना पर बहुत अधिक मांग नहीं रखता था। ये दोनों महिलाएं हाल के वर्षों में बहुत अधिक डीली और उदार हो गई थीं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी साधना गति शार्दूल, विशाल कछुआ और अन्य के बराबर होगी, लेकिन यह कम से कम तलवार संप्रदाय साधना गति के औसत स्तर पर होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों महिलाएं हाल के वर्षों में अपनी साधना में कहीं अधिक डीली थीं। हाल के वर्षों में उनकी साधना गति लापरवाह रूहानी को भी पार कर गई है। रूहानी पहले ही लगभग अर्धचरण महाविपत्ति लोक के शिखर पर पहुंच चुकी है और उसे महाविपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन नीलिमा और माया अभी भी प्रथम विपत्ति लोक की सीमा से बहुत दूर है। द्वितीय विपत्ति लोक में टूटने की तो बात ही छोड़ दें। विराट की बात सुनकर नीलिमा और माया निराश महसूस किए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने अभी अभी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया था और वे अपनी पहचान बनाने, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर अपना नाम बनाने और अपने नीली माया मंडप के कारोबार का विस्तार करने ही वाले थे। लेकिन अब विराट वास्तव में उन्हें बंद दरवाजे की साधना के लिए बंद करना चाहता था। क्या नीली माया मंडप के लिए उनकी भव्य विकास योजना बर्बाद नहीं हो जाएगी? लेकिन इस क्षण उन्होंने विराट की इच्छा की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे बहस करना जारी रखते, विराट के संदेह को जगाते और विराट की जांच के बाद पता चला कि वे गुप्त रूप से श्वेत हिम महाद्वीप या यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में गए थे, तो क्या यह भयानक नहीं होगा? यह सोचकर नीलिमा और माया केवल निराश होकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का शक्ति सिंधु महाद्वीप में वापस पालन कर सकते थे। विराट के निवास पर लौटकर एकांत साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते थे। यह देखकर शार्दूल ने तेजी से विशाल कछुए को खींचा और एकांत साधना के लिए वापस भाग गया। शार्दूल जानता था कि नीलिमा और माया की प्रतिभाएं भी आश्चर्यजनक थीं। एक बार जब वे 23वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में लगन से साधना कर लेते तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए इस क्षण शार्दूल ने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। शार्दूल और विशाल कछुए को भी वापस भागते हुए देखकर विराट फिर प्राचीन महाद्वीप में गया। 10 लाख फीट ऊंचे 108 पेड़ काटे और उनके साधना के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में एक और 23वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित किया। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, तेजस पर्वत। 1 महीने से अधिक की उड़ान के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रिका, पुनीत, जिग्नेश, गगन, गार्गी और अन्य अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे। तेजस पर्वत महाकौशल नगर के पश्चिम में स्थित है, जो काफी दूर है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर स्वर्ग और पृथ्वी का दमनकारी बल शक्ति सिंधु महाद्वीप और श्वेत हिम महाद्वीप की तुलना में बहुत भारी है। यहाँ उड़ान की गति श्वेत हिम महाद्वीप की तुलना में लगभग 200 गुना धीमी है।
इसलिए उन्हें महाकौशल नगर से तेजस पर्वत के किनारे तक उड़ान भरने में इतना समय लगा। तेजस पर्वत के किनारे एक जंगल में योद्धाओं का एक समूह पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। उनमें 20-30 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक का साधना स्तर कम से कम द्वितीय विपत्ति लोक का था। समग्र साधना के संदर्भ में वे स्पष्ट रूप से श्वेत हिम संप्रदाय के समूह की तुलना में बहुत मजबूत थे। श्वेत हिम संप्रदाय के 25 लोग थे जो इस प्रशिक्षण यात्रा के लिए आए थे। चंद्रिका के साथ आने वाले श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा सभी द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। सफेद कपड़ों में 12 लोगों में से विराट, पुनीत, जिग्नेश, गगन और गार्गी, केवल पुनीत, जिग्नेश और गगन द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। अन्य 9 प्रथम विपत्ति लोक के साधक थे। विराट केवल अर्धचरण महाविपत्ति लोक में था। इस समूह की नेता सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत महिला थी, जिसका आचरण ठंडा और अलग थलग था और जो बहुत ही आकर्षक दिख रही थी। उसकी साधना आभा को देखते हुए यह अलग थलग महिला स्पष्ट रूप से तृतीय विपत्ति लोक की विशेषज्ञ थी। उसके अलावा समूह में 2 अन्य तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। एक कोमल आचरण वाली एक साधारण पोशाक में एक महिला थी, दूसरा एक स्त्री रूप वाला एक युवक था। यद्यपि यह युवक काफी सुंदर था, उसने एक द्रुतशीतन विशैली आभा छोड़ दी। दीदी शीतला, हमें देर हो गई, कृपया हमें क्षमा करें। चंद्रिका समूह के सामने उड़ी ठंडे और अलग थलग आचरण वाली सफेद कपड़ों में खूबसूरत महिला को नमन किया और मुस्कुराते हुए कहा। स्पष्ट रूप से ठंडे और अलग थलग आचरण वाली यह खूबसूरत सफेद कपड़ों वाली महिला अप्सरा शीतला थी, जिसका चंद्रिका ने पहले उल्लेख किया था। दीदी चंद्रिका, तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत जल्दी आ गई हो। चंद्रिका के शब्द सुनकर अप्सरा शीतला थोड़ा मुस्कुराई। उसे चंद्रिका से संपर्क किए हुए 3 महीने से भी कम समय हुआ था। चंद्रिका का जल्दी आना स्पष्ट रूप से संकेत देता था कि वह उसका संदेश प्राप्त करने के तुरंत बाद वहां पहुंची थी। दीदी शीतला, मैं तुम्हें हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के लोगों से मिलाती हूँ। अप्सरा शीतला के साथ हालचाल पूछने के बाद चंद्रिका ने उन अन्य लोगों का परिचय दिया जो उसके साथ आए थे। चंद्रिका ने जिस पहले व्यक्ति का परिचय दिया वह श्वेत वस्त्रधारी विराट था। हालांकि जब अप्सरा शीतला ने देखा कि श्वेत वस्त्रधारी विराट केवल एक अर्धचरण महाविपत्ति लोक का योद्धा था, तो उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। स्पष्ट रूप से उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि चंद्रिका के प्रति विचार करते हुए उसने कुछ नहीं कहा, जबकि अप्सरा शीतला चुप रही। अन्य लोगों ने चंद्रिका की भावनाओं के लिए ऐसा विचार नहीं दिखाया। साथ ही दांववादी चंद्रिका, ऐसे कचरे को यहां लाने का तुम्हारा क्या मतलब है? स्त्रैण दिखने वाले युवक ने ठंडे स्वर में पूछा। श्वेत वस्त्रधारी विराट, स्पष्ट था कि वह उसे कुछ खास नहीं समझती थी, लेकिन चंद्रिका का मान रखते हुए